हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जहां रोमांच, जादू, जज्बात एक साथ मिलकर रचती है एक ऐसा सफर जो आपका दिल को छू जाती है। डिस्क्लेमर: ये स्टोरी पूरा काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का कोशिश ना करें। अध्याय 102 नए ऊर्जा स्रोत उन्हें कैसे बता सकते हैं। अर्जुन अभी भी खिलवाड़ करना चाहता है। इसके अलावा इसमें कोई नई ऊर्जा नहीं है, ये सब बनावटी है। ड्रोन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम चार्जिंग सिस्टम है। इसमें तथाकथित ऊर्जा पूरी तरह से अनुपस्थित है, बिल्कुल पारदर्शी की तरह, और आप इसे चाहे जितना भी ढूंढें नहीं पा सकते। इसलिए अर्जुन को कुछ नई ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बात है, भले ही आप उससे इसे अभी हटाने के लिए कहें। लेकिन अर्जुन ने पूरे अभिनय कौशल के साथ शुरुआत की। उनके चेहरे के भाव वही रहे, उनकी आंखों में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। श्री महेश और डॉक्टर ललित अय्यर भी इस बात पर विश्वास करते थे। 5 मिलियन प्रति ड्रोन थोड़ा महंगा है, क्या ये सस्ता हो सकता है? डॉक्टर ललित अय्यर सचमुच बहुत दुखी हैं। दूसरे ड्रोन की सीमा असल में 5000 मिलियन है। अर्जुन के लिए तो ये सीधे मिलियन है। मैं सच में ये सब एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, मैं पहले ही अपने चाचा के साथ अपना कुछ धन गंवा चुका हूँ, और अब मुझे तुम्हारे साथ भी धन गंवाना पड़ेगा। अब ये ड्रोन दुनिया का एकमात्र ऐसा ड्रोन है जो विशिष्ट है। जहाँ तक कीमत की बात है तो अर्जुन जो चाहे बोली लगा सकता है, बशर्ते वह बहुत ज़्यादा न हो। दूसरा पक्ष कभी कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर ललित अय्यर, दादाजी वांग, ऐसा नहीं है कि मैं सस्ता नहीं हूँ, बल्कि इन चीज़ों ने मेरी पारिवारिक संपत्ति खत्म कर दी है। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, और कुछ समय पहले मैंने देश के विज्ञान तथा फिल्म उद्योग में अरबों का योगदान दिया था, और अब मेरे पास उसे बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास खून लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो यह वैज्ञानिक अनुसंधान रुक ही जाएगा। मत करो, रोके मत जाओ। श्री महेश एक वैज्ञानिक अनुसंधान पागल है, और उसे अर्जुन की कोई खास परवाह नहीं थी। जब उसने सुना कि अर्जुन इन वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं को बंद करना चाहता है, तो उसने तुरंत कहा, ठीक है, 50 लाख तो 50 लाख ही होते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर ललित अय्यर ने चुपके से हौंफते हुए अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी। 5 मिलियन क्या 5 मिलियन है? एक सौदा करते हैं, भूत बन जाओ। 10 = 50 बिलियन। इसके अलावा कौन जानता है कि यह नई प्रकार की ऊर्जा कब समाप्त हो जाएगी, और एक बार में ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए लाखों खर्च होंगे, जो कि केवल मांस और हड्डियों को काटने के बराबर है। लेकिन श्री महेश ने पहले ही 5 मिलियन का वादा कर दिया है, और डॉक्टर ललित अय्यर सौदेबाजी में अच्छे नहीं हैं। निशा मेहरा ने हाल ही में खूब पैसा कमाया होगा, और यूरोप में भी उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, यूँ कहें तो अभी भी अरबों में है। डॉक्टर ललित अय्यर ने धीरे से कहा, आ रहा महान मास्टर सौदागर। अर्जुन के हृदय में सतर्कता का भाव तुरंत बढ़ गया, और एक कुशल चाल के लिए केवल एक सूक्ष्म दृष्टि या एक सहज चाल की आवश्यकता थी। डॉक्टर ललित अय्यर की पलकें झपकने और मुंह के कोनों के सिकुड़ने के विवरण से अर्जुन को पहले से ही पता था कि डॉक्टर ललित अय्यर ने उसे गंभीर रूप से मारने की योजना बनाई थी। अर्जुन ने फिर आह भरी, डॉक्टर ललित अय्यर, सच कहूं तो हालांकि निशा मेहरा मेरी मंगेतर हैं, हम सभी अपने पैसे और खातों के प्रभारी हैं। अगर मैं उनसे एक बार में अरबों ले लूं तो मेहरा परिवार, आप वहां मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये नर्म चावल वास्तव में अच्छा है? वास्तव में मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो नर्म भोजन खाता है। मैं अपने मुंह में कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं सक्षम और योग्य हूं, तो अकेले पैसा कमाने में क्या बुराई है? मिस्टर महेश, क्या आप सही कह रहे हैं? अर्जुन की बातें सुनकर श्री महेश का उत्साह धीरे धीरे बढ़ता गया, और जब वे बोलने ही वाले थे तो डॉक्टर ललित अय्यर ने उन्हें रोक दिया। सच, मैंने मिस्टर मेहरा से सुना है कि वे आपके पोते से बहुत संतुष्ट हैं। डॉक्टर ललित अय्यर मुस्कुराए और बोले, और वह निशा मेहरा की कमाई के ज्यादातर पैसों की परवाह नहीं करती, और शायद ही कभी उसे खर्च करती हैं। मैं देख सकता हूं कि निशा मेहरा आपसे बहुत प्यार करती हैं। अगर आप सारा पैसा वैज्ञानिक शोध पर खर्च करेंगे तो वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। अर्जुन ने डॉक्टर ललित अय्यर को घूरते हुए कहा, आप निशा मेहरा को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। डॉक्टर ललित अय्यर को अचानक अपनी पीठ से ठंडा पसीना निकलता हुआ महसूस हुआ, और उन्होंने अचानक पूछा, यहाँ एयर कंडीशनर इतना कम क्यों है? डॉक्टर ललित अय्यर, शायद आपका शरीर ठंडा है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें ये ड्रोन चाहिए? अगर चाहिए तो हम सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आखिरकार तुम सब वैज्ञानिक शोध करता हो। मुझे पता है कि इस तरह की चीज़ों पर शोध करने में कितनी जनशक्ति और भौतिक संसाधन लगते हैं। मैं इसे दोबारा नहीं कर सकता। ये सस्ता है।
हम 5 मिलियन प्रति विमान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस पूरक ऊर्जा की कीमत पर क्या हमें प्रतिशत छूट मिल सकती है? डॉक्टर ललित अय्यर ने छिपना बंद कर दिया और सीधे ऊर्जा की कीमतों के बारे में बात की। 5 से 60 मिलियन की खुराक, तब भी वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। अन्यथा 10 बिलियन का मासिक भुगतान कौन कर सकता है? ये बंधक से भी अधिक डरावना है। यह इससे कम नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको मेरे चाचा के बारे में भी पता होना चाहिए। उन्होंने भी मुझसे कुछ ड्रोन मांगे थे, भले ही वह पारिवारिक कीमत थी। मैंने उनसे एक के लिए 7 मिलियन और ऊर्जा आपूर्ति के लिए 1.5 मिलियन लिए थे। अब देश की खातिर मैंने बार बार दाम कम किया है और मेरी सबसे बड़ी बहन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। 5 मिलियन ड्रोन, एक समय में 1 मिलियन ऊर्जा आपूर्ति, मुझे स्वयं इसमें मिलियन लगाने होंगे। मुझे बताओ, इस लेन देन में मुझे लाभ हुआ या हानि? ये शब्द सुनकर एर्दोगान भी थोड़ा शर्मिंदा हुए। अर्जुन ने इस एक टिकट पर पैसा गंवा दिया, इसलिए उनमें अभी भी मोलभाव जारी रखने का साहस है। डॉक्टर ललित अय्यर के मन में थोड़ा अजीब सा लगा, क्या ये सच है या नहीं? क्या वर्मा परिवार के लोगों को धन की हानि होगी? राजेश वर्मा के चतुर दिमाग के साथ क्या उनका बेटा ऐसे घाटे वाले व्यवसाय में शामिल होगा? अंत में अर्जुन फिर भी डॉक्टर ललित अय्यर को सौदेबाजी में कामयाब नहीं होने दे पाए। 10 ड्रोन यानी कुल 50 अरब पूरी तरह से अर्जुन की जेब में आ गए। बेशक ड्रोन पैसे से नहीं बेचे जाते, भविष्य में ईंधन भरने के पैसे से 10 अरब डॉलर की अतिरिक्त कमाई होगी। इस तरह विज्ञान कथा फिल्मों की निवेश लागत भी होगी। अर्जुन मुस्कुरा रहा था, वह सचमुच एक बिजनेस जीनियस है। भले ही सिस्टम अब उसे पैसे से पुरस्कृत न करे, फिर भी वह पैसा बनाने के लिए अपने छोटे से दिमाग का उपयोग कर सकता है। मालिक, इस समय चिराग आया और बोला, नीचे एक मैनेजर आपको ढूंढ रहा है और कह रहा है कि आपके द्वारा ऑर्डर की गई 6 कारें आ गई हैं और उसने आपको नीचे जाकर उन्हें सौंपने के लिए कहा है। चिराग थोड़ा हैरान था, अर्जुन ने 6 कारें कब मंगवाईं? वह बिल्कुल क्यों नहीं जानता। इतनी तेजी? अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बस कुछ ही घंटों में सिस्टम द्वारा पुरस्कृत कार आ गई, जैसा कि एक प्रणाली से अपेक्षा की जाती है। अविश्वसनीय। श्री वर्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? ये देखकर कि अर्जुन फिर से जाने वाला है, निदेशक पेय चाय के समय से पहले ही स्वागत कक्ष से बाहर निकल गए। तुम अभी भी यहाँ हो? अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया, वह 3 दिग्गजों के बारे में लगभग भूल ही गया था। श्री वर्मा, हम बहुत ईमानदार हैं, क्यों न हम सहयोग की बात करें? निदेशक युन मुस्कुराए, हाँ, हमने अभी इस बारे में बात की थी। वर्मा जी, आपके पास तकनीक है और हमारे पास माध्यम हैं। अगर हम सहयोग बढ़ाएं तो भविष्य में हमारे देश की तकनीक में भी काफ़ी सुधार होगा, इसलिए हमें अमेरिका के दबाव में नहीं आना पड़ेगा। टेंग डोंग ने सीधे तौर पर भावनाओं का कार्ड फेंका। अर्जुन ने अपनी भौहों के बीच में हाथ फेरा, वह बहुत व्यस्त लग रहा है। पहले 2 कारें थीं और उसके पास अच्छी तरह से दौड़ने का समय नहीं था, और अब उसे 3 दिग्गजों के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। भूल जाओ, जाने दो, मैं तो बस एक नमकीन मछली हूँ। इस बारे में कैसा है? अर्जुन ने कहा, यहाँ अपना काम खत्म करने के बाद हम अच्छी बातचीत करेंगे। क्या? तीनों दिग्गज एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। क्या अब इंतजार करना पड़ेगा? तीनों दिग्गज आज ही अपनी योजना बताना चाहते थे, लेकिन अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं दिखे। लेकिन ये तकनीक केवल अर्जुन द्वारा ही दी जा सकती है, इसलिए उनके पास पहले अर्जुन को परेशान करने और फिर धीरे धीरे अर्जुन के साथ ऑनलाइन होने का रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब 3 दिग्गजों के बीच गुप्त लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। इस बार का लक्ष्य अर्जुन के हाथों में वैज्ञानिक अनुसंधान तकनीक है। जो भी अर्जुन के साथ सहयोग कर सकेगा, वह अपनी मूल स्थिति को उच्च स्तर तक उठा सकेगा। विशेषकर युन डोंग और टेंग डोंग, वे इंटरनेट उद्योग में 2 दिग्गज हैं और उनके बीच बहुत प्रतिस्पर्धा और घर्षण है। एक बार जब दूसरा पक्ष इसका फायदा उठाता है, तो यह निश्चित रूप से उनके अपने पक्ष के लिए अच्छी बात नहीं होगी। चेयरमैन पे शायद इन दोनों लोगों के विचारों का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि उनका उद्योग भी संबंधित है, लेकिन यह इन दोनों लोगों के हितों के साथ टकराव नहीं करता। इसलिए अर्जुन के साथ यह सहयोग उनके लिए सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। तीनों दैत्य क्या सोच रहे थे, इसका अर्जुन को कोई अंदाजा नहीं था। फिलहाल उन्हें सबसे ज्यादा चिंता 6 शीर्ष सुपरकारों की है। मैनेजर के साथ हैंडओवर पूरा करने के बाद 6 शीर्ष सुपरकारें गुलान बिल्डिंग के गेट पर स्थिर रूप से खड़ी हो गईं, जिससे कई राहगीरों ने रुककर तस्वीरें लीं। वाह, क्या यह अर्जुन नहीं है? सचमुच सचमुच सचमुच। मैंने सुना है कि अर्जुन दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी है, लेकिन मुझे एक साथ इतनी सारी कारें खरीदने की उम्मीद नहीं थी।
अरे अगर अर्जुन के पास निशा मेहरा न होती तो मुझे चाहे जो भी हो उसके पीछे जाना ही पड़ता। ज्यादा मत सोचो, हो सकता है ये कारें उसे निशा मेहरा ने दी हों। कई राहगीर बातें कर रहे थे जबकि अर्जुन सोच रहा था कि कौन सी कार चलानी है, कोएनिगसेग या सिल्बर्ट। जहां तक बुगाटी वेरॉन की बात है तो अर्जुन अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लाइकन और एस्टन मार्टिन 177 चलाने के बाद उसे बस इतना पता है कि बुगाटी वेरॉन थोड़ी ज्यादा आरामदायक है और उसे अनुभव का कोई अंदाजा नहीं है। वह कोएनिगसेग 1 और सिल्वर में से किसी एक को चुन सकता है। आज पीहू वर्मा बोर हो रही थी और अपनी कंपनी का दौरा करने आई और अपनी बड़ी बहन के साथ डांस स्टूडियो के बारे में बातें करने लगी। दरवाजे पर आते ही पीहू वर्मा दंग रह गई। क्यों, तुमने कार डीलरशिप में फिर से तोड़फोड़ की? पीहू वर्मा अर्जुन के पास गई। वह चौंक गई और बोली, सबकी गाड़ी एक जैसी होती है। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। ये किसी और ने दिया था। अर्जुन बेबस लग रहा था। क्या वो उस बेवकूफ़ जैसा लग रहा है जो दो एक जैसी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे खर्च करता है? लानत है। इसी दौरान तनिष अपनी मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार चलाकर वहां से गुजर रहा था। जब उसने गुलान बिल्डिंग के सामने 6 बेहतरीन सुपर कारें खड़ी देखीं तो वह दंग रह गया। पूरे जादुई शहर में ऐसा लगता है कि केवल एक ही कोएनिगसेग है। देश में केवल 5 ही हैं। प्रत्येक की कीमत लाखों में है। अब मुंबई में 2 हैं। इतना ही नहीं, सिल्बे का दावा है कि यह जमीन पर सबसे कम गति से उड़ने वाली स्पोर्ट्स कार है जिसकी अधिकतम गति 439 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मुंबई में भी एक ही समय पर 2 फिल्में प्रदर्शित हो रही हैं? मैं बुगाटी वेरॉन का जिक्र नहीं करूंगा। इन दोनों मॉडलों में से बुगाटी वेरॉन थोड़ा अलग नजर आती है। लगता है ये लाओ लू की कंपनी है। कुणाल ने गुलान बिल्डिंग शब्दों को देखा और उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि यह अर्जुन की पारिवारिक कंपनी थी। देखो, क्या कार में जो है वो लाओ लू है। उसके बगल वाली औरत उसकी दूसरी बहन लगती है। जोरावर ने कहा, अरे ये सचमुच है। तनिष की तेज नजरों ने अर्जुन को तुरंत देख लिया और वह तेजी से वहां पहुंचा। जब वह वहां से गुजरा तो एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका और कार की खिड़की पर दस्तक दी। भाई, मैं। तनिष ने खिड़की नीचे की और समझाने ही वाला था। सुरक्षा गार्ड ने माफी मांगते हुए सीधे कहा, सर, मुझे बहुत खेद है, हमारे यहाँ 6 कारें खड़ी हैं, कृपया कार को पीछे ले जाएं और पार्किंग में पार्क करें। मुझे नहीं, सर, कृपया सहयोग करें, मैं सचमुच यहाँ नहीं रोक सकता। भाई, नहीं, सर, कृपया कार पीछे ले जाइए, धन्यवाद। अंततः तनिष ने अपना गला खोला और चिल्लाया, बूढ़े लू, आओ और मुझे बचाओ। अर्जुन, जो कोएनिगसेग 1 चला रहा था और उसे चलाने पर विचार कर रहा था, ने अचानक एक परिचित आवाज सुनी। बाहर देखने के लिए सिर आगे बढ़ाते हुए अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आपने कार यहाँ क्यों खड़ी की? राष्ट्रपति लू, हम। सुरक्षा गार्ड घबरा गया। उसे डर था कि कहीं अर्जुन उसे ही दोषी न ठहरा दे। साथ ही सुरक्षा गार्ड के मन में भी तनिष के प्रति द्वेष था और उसने इस लड़के को युवा बॉस द्वारा डांट खाने का दोषी ठहराया। इस बात की चिंता मत करो कि मैंने कार यहाँ कैसे पार्क की, अपने सुरक्षाकर्मियों को तुरंत समझाओ, हम एक दूसरे को जानते हैं, तनिष ने असहाय होकर कहा। ओह, अर्जुन को होश आया। वह मुस्कुराया और हाथ हिलाकर बोला, भाई कोई बात नहीं, आप अपने काम पर जा सकते हैं, वे मेरे दोस्त हैं। सुरक्षा गार्ड, तो फिर क्या मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी? सुरक्षा गार्ड ने तनिष की ओर देखा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी लेकिन विनम्र मुस्कान थी। अचानक सुरक्षा गार्ड ने तनिष को पहचान लिया और आश्चर्य से कहा, तुम तनिष हो? वही जो रैप करता है। तुमने मुझे पहचान लिया, भाई। तनिष रोना चाहता था लेकिन उसे लगभग बाहर निकाल दिया गया था। सुरक्षा गार्ड ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाया और माफी मांगी। मुझे माफ करें, मैं शुरुआत में काम में व्यस्त था और भूल गया। मुझे माफ करें, मुझे सचमुच बहुत खेद है। ठीक है, मैं बाद में कार चलाकर चला जाऊंगा, तुम जाकर उससे बात कर लेना। तनिष कोई अनुचित व्यक्ति नहीं है। इससे भी अधिक, ये वास्तव में सुरक्षा का कर्तव्य है। जब तनिष ने कार रोकी और इंजन बंद किया, तब तक कुणाल और जोरावर पहले ही अर्जुन की तरफ दौड़ चुके थे। ये देखकर तनिष ने मन ही मन दोनों चोरों को कोसा और जल्दी से दरवाजा बंद करके भाग गया। बूढ़े लू, क्या तुम पागल हो? तुम एक ही कार के 2 मॉडल कैसे खरीद सकते हो? कुणाल ने पूछा। एक मित्र ने इसे भेजा है, अर्जुन ने सहजता से समझाया और फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम कुछ नहीं कर रहे हो? अरे, मुझे अभी अभी किरदार के बारे में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट मिला था।
मैं यहाँ से गुजरा और यहाँ ढेर सारी सुपर कारें देखी तो रुककर देखने लगा और फिर पता चला कि उस कार का मालिक तो आप ही हैं। जोरावर हंसा। तो फिर तुम दोनों ठीक समय पर आ गए। अर्जुन ने कहा, उन 2 वेरॉन को भगा ले जाओ, मैं उन्हें नहीं चलाऊंगा। उन्हें कंपनी के सामने इतनी देर तक पार्क मत करो, कहीं ऐसा न हो कि मेरे पिताजी बाद में मुझे फ़ोन कर दें। वास्तव में कुणाल और जोरावर की आंखें चमक उठीं और वेरॉन ने उन्हें सीधे भगा दिया। नहीं चाहिए, अर्जुन ने कहा। ठीक है, मैं सुरक्षाकर्मी से कहूंगा कि वह कार चलाकर पार्क कर दे। मुझे ये चाहिए। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? वे सभी कार में हैं, बस आप स्वयं दरवाज़ा खोलिए। अर्जुन के बोलने से पहले ही वे दोनों गायब हो गए। तनिष्क ने अपने हाथ रगड़े, मुस्कुराया और कहा, बूढ़े लू, मुझे कौन सी गाड़ी चलानी चाहिए? आपके पास कार नहीं है। अर्जुन के चेहरे पर अजीब सा भाव था। तनिष्क ने पैसे तो कमाए, पर उसने मर्सिडीज बेंज क्लास खरीद ली। तनिष्क, क्या मेरी कार आपकी इन सुपर कारों से तुलना कर सकती है? ठीक है, मेरी इन कुछ कारों की चिंता मत करो, इन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें एक सुपर कार चलानी पड़ेगी। अर्जुन ने हाथ हिलाया। ये चारों कारें बेहद कीमती हैं, कोई इन्हें यूं ही कैसे भगा सकता है? लानत है। जैसे ही तनिष्क ने ये सुना, उसने तुरंत उन दोनों को चिल्लाकर कहा, तुम दोनों पिल्ले, मेरा इंतजार करो। वह सुपर कार चलाने का अनुभव भी लेना चाहता है। अंत में अर्जुन ने फिर भी उस सिल्वे को चलाकर टहलने का फैसला किया। क्योंकि अर्जुन ने सुना था कि मुंबई में भी एक कोएनिग्सेग 1 है, इसलिए दुर्घटना की शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने फिर भी सिल्वे को बाहर निकाल दिया। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे अनोखे शावक बने। सिल्वे का बाहरी भाग काला और सफ़ेद है, पूंछ एक बड़ी छिपकली की तरह दिखती है, यूरो विंग दरवाजे प्रौद्योगिकी से भरे हुए हैं और इंटीरियर काफ़ी शानदार है। बूम! एक किक के साथ अर्जुन ने ध्वनि तरंगों से उत्पन्न आनंद का आनंद लिया और जादुई नगरी की सड़कों और गलियों में घूमने लगा। लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि वह तेज गति से गाड़ी नहीं चला सकता। अरे, मुझे अभी भी फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग के लिए समय निकालना होगा, अन्यथा मुझे रेसिंग करने का कोई कारण नहीं मिलेगा। शहर के सभी हिस्सों में अभी भी गति सीमा लागू है और अर्जुन के पास इस जानवर को पूरी तरह से मुक्त करने का कोई तरीका नहीं है। जानवर केवल गुर्राने में सक्षम है, वास्तव में गुर्राने में असमर्थ है। यदि द फास्ट एंड द फ्यूरियस का फिल्मांकन शुरू हो जाता है तो जब तक कोई स्थान किराए पर मिल जाता है, अर्जुन रेसिंग में जाने का कारण ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा उसके गैराज में अभी भी बहुत सारी सुपर कारें हैं और वह तब तक उन सभी को बाहर निकाल लेगा। उस दृश्य को सुपरकार की दुनिया में एक दृश्य पर्व कहा जा सकता है। सुंदर! अचानक अर्जुन ने सड़क के किनारे एक डिलीवरी मैन को ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बहस करते देखा। शुरू में तो वह इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन जब उसने डिलीवरी बॉय को देखा तो वह बेचैन और हताश लग रहा था। यही वह पल था जब वह दबाव से अभिभूत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महानगर मुंबई में रहने के सभी खर्च बहुत महंगे हैं और यहाँ भी जबरदस्त दबाव है। कृपया मुझे पहले यह ऑर्डर देने दीजिए, कृपया, मैं आपके लिए घुटने टेकता हूँ। यदि यह ऑर्डर समय सीमा से अधिक हो गया तो मुझे भी जुर्माना देना होगा। मेरे पास वास्तव में जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया आप। टेकअवे वाला लड़का बहुत भावुक था और कई बार घुटने टेकने को तैयार था, लेकिन समय रहते ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। ट्रैफिक पुलिस वाला भी बहुत लाचार है, लेकिन ये कानून है, उसे जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ, पहले तुम शांत हो जाओ। अगर कोई बात हो तो हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं, ठीक है? ट्रैफिक पुलिस उसे समझा रही है। अब उसे इस बड़े लड़के पर तरस आ रहा है। वह डिलीवरी बॉय के स्वर में बेबसी और लाचारी महसूस कर सकता था। यदि ऑर्डर देरी से दिया गया तो डिलीवरी बॉय को भी नुकसान होगा। यह उसका काम है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, सचमुच मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कृपया मुझे पहले यह ऑर्डर पूरा करने दीजिए और डिलीवरी के बाद मैं सज़ा स्वीकार कर लूँगा, कृपया। टेकअवे वाला व्यक्ति लगातार विनती करता रहा। उसका गला थोड़ा बैठ गया था। अर्जुन की दृष्टि बहुत अच्छी है और वह होठों को पढ़ सकता है, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच गया। हो सकता है कि वह गाड़ी चलाकर चले जाएं तो समय की बचत कर सकें, लेकिन अर्जुन के लिए वह पहले एक ऐसे व्यक्ति को वापस लाना चाहेंगे जो भावनात्मक रूप से टूट चुका है, ताकि वह व्यक्ति फिर से जीवन के लिए आशा से भर जाए और उसका भविष्य उज्जवल हो। मुझे ऑर्डर और टेक अवे दे दो, मैं इसे आपके लिए पहुंचा दूंगा। अर्जुन ने कार की खिड़की नीचे की और अपना धूप का चश्मा उतार दिया, जिससे उसका बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया और उसने कहा, तुम हो। इस खूबसूरत चेहरे को देखकर डिलीवरी बॉय कुछ देर के लिए अवाक रह गया। बहुत परिचित, सचमुच।
अर्जुन का चेहरा कम से कम एक बार सामने आने पर लोगों को बहुत ही अद्भुत एहसास दे सकता है। यह अर्जुन है, ये वास्तव में वही है। मुझे लगा कि यह कोई दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी है जो इतनी अच्छी कार चला रहा है। क्या आप ऊपर जाकर ऑटोग्राफ मांगना चाहेंगे? मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत मिलनसार हैं। डिलीवरी बॉय के साथ जो हुआ उसने भी कई लोगों को रुककर देखने के लिए आकर्षित किया। जब वे सड़क के किनारे खड़ी एक सुपर कार देखते हैं तो वे ध्यान से देखते हैं कि उसका चालक कौन है। ये देखकर कई लोग उत्साहित हो गए। ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय, अगर तुम इसे दोबारा नहीं दोगे तो सचमुच टाइम आउट हो जाएगा। अर्जुन ने याद दिलाया, दे दो। टेकअवे लड़के ने जल्दी से फ़ोन और टेकअवे दोनों सौंप दिए, कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद। अच्छा। अर्जुन ने भी अपना मोबाइल फ़ोन सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा, पहले सजा स्वीकार कर लीजिए, कोई बात नहीं। टेकअवे लड़के ने जल्दी से सिर हिलाया, जब तक ऑर्डर पूरा हो जाता है उसके दिल में पत्थर गिर जाएगा। धन्यवाद। ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी अर्जुन का शुक्रिया अदा किया। वह उस समय इतना परेशान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। खुशकिस्मती से अर्जुन वहां आ गया और डिलीवरी बॉय से सामान पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उपहार लौटा दिया, फिर मोबाइल फ़ोन पर ऑर्डर देखा और तेजी से गाड़ी चलाकर चला गया। तेज गति से वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करना याद रखें। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने देखा कि कार कितनी शक्तिशाली थी और उसने तुरंत उसे ऊंची आवाज में याद दिलाया। अर्जुन, जिस युवती को टेकअवे मिला वह दंग रह गई और अब तो उसे ये भी आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह सपना देख रही थी। वह कैसे टेकअवे ऑर्डर कर सकती थी और एक सेलिब्रिटी भी उसे व्यक्तिगत रूप से उसके पास पहुंचा सकता था। टेकअवे वाला लड़का पीछे की ओर जाते हुए पकड़ा गया और उसे सजा मिल रही है। वह 2 मिनट देर से आया था। माफ कीजिए, कृपया उसे बुरा मत कहिए। जिंदगी आसान नहीं है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए समझाया। अरे नहीं, मैं बुरी समीक्षा नहीं दूंगा, युवती ने जल्दी से कहा, फिर सावधानी से फोन हिलाया और पूछा। अर्जुन, मैं आपकी प्रशंसक हूँ, क्या हम साथ में फोटो ले सकते हैं? कर सकना, अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर अपना धूप का चश्मा उतारा और युवती के साथ फोटो खींची। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद अर्जुन ने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डायल किया, डिलीवरी करने वाले व्यक्ति से संपर्क किया और उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। पहले कार में बैठो, मैं तुम्हें विदा कर दूंगा, अर्जुन ने डिलीवरी बॉय को देखकर मुस्कुराया। टेकअवे वाला लड़का स्पष्ट रूप से थोड़ा संयमित था। उसने अभी भी टेकअवे बॉक्स अपने हाथ में पकड़ रखा था और कहा, नहीं, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं टेकअवे वाला व्यक्ति मूलतः अर्जुन को रात्रि भोजन पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन उसने ये कहने का साहस नहीं किया क्योंकि उसने सोचा कि अर्जुन जैसा व्यक्ति बहुत व्यस्त होगा। आखिरकार अर्जुन का दर्जा उससे कहीं अधिक महान है। कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठ जाओ वरना थोड़े कृतघ्न लगोगे, अर्जुन ने जानबूझकर सीधे चेहरे से कहा। अर्जुन के बार बार अनुरोध के कारण टेकअवे लड़के के पास अंदर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने टेकअवे बॉक्स को सावधानीपूर्वक पकड़ लिया। डिलीवरी बॉय का संयमित रूप देखकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं। कोई बात नहीं, आदमी देर सवेर आगे निकल ही जाता है, हर समय उदास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास नहीं है, टेकअवे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप कुछ गलत करते हैं तो आपको दंडित किया जाना चाहिए, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया, फ़ोन डिलीवरी बॉय को लौटाया और कहा, मैंने अभी आपका स्क्रीन सेवर देखा और आप एक अभिनेता लग रहे हैं। अंशकालिक, टेकअवे वाला लड़का थोड़ा शर्मीला था और बोला, आप एक साइड रोल करके भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसलिए मैं कभी कभार जाता हूँ। अर्जुन ने डिलीवरी करने वाले लड़के की ओर देखा और उसकी आंखों में प्यार देखा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पर्याप्त रूप से पेशेवर नहीं है और वह किसी प्रमुख विषय से नहीं आया है, इसलिए टेकअवे लड़का इस तरह की बात का उल्लेख नहीं करना चाहता। और जब आप वॉक ऑन हो तो सभी की स्वीकृति पाना कठिन होता है। लेकिन अर्जुन देख सकता था कि टेकअवे वाले ने हार नहीं मानी थी, वह अभी भी जीवन के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। अर्जुन ने चिराग से कपड़ों का एक सेट पहले से तैयार करने को कहा और फिर डिलीवरी करने वाले लड़के को गुलान बिल्डिंग में ले आया। टेकअवे वाले ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन अर्जुन की कड़ी मांगों के कारण उसके पास अर्जुन के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाओ, नहा लो और अपने कपड़े बदल लो, अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मैंने आपको आधिकारिक तौर पर काम पर रख लिया है और मैं बाद में आपसे भूमिकाओं के विवरण के बारे में बात करूंगा। संयोग से मुझे अपनी अगली कुछ फिल्मों में बहुत सारी भूमिकाओं की ज़रूरत है। क्या
टेक अवे वाला थोड़ा असमंजस में है। अर्जुन उसे काम पर रखना चाहता है। मत करो, मत करो, मत करो। मेरी अभिनय क्षमताएं बस इतनी सी हैं। मैं इस उद्योग में बस एक शौकिया हूँ। मुझे पेशेवर नहीं कहा जा सकता। अगर आप मुझे फिल्म बनाने के लिए बुलाएंगे तो आप अपनी ही फिल्म खराब कर देंगे। टेक अवे वाले लड़के ने झट से हाथ हिलाकर मना कर दिया। वह पहले से ही बहुत आभारी था कि अर्जुन उसे टेक अवे पहुंचाने में मदद कर सका और उसने किसी नेक इंसान से और मदद मांगने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसके हाथ पैर भी हैं और वह पैसा भी कमा सकता है। चिंता मत करो, मैं संतुलित हूँ। अर्जुन ने डिलीवरी बॉय के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, सच कहूँ तो पिछली कुछ फिल्मों में निवेश करके मैंने पैसा गंवा दिया है, इसलिए अगली फिल्म वही है जिसका निर्देशन और अभिनय मैंने खुद किया है। मैं तुम्हें ज्यादा मेहनताना नहीं दे सकता। तुम में वाकई बहुत प्रतिभा है, इसीलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा है। तो ठीक है, डिलीवरी करने वाले ने सिर हिलाया और कहा, दरअसल मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ भोजन का प्रबंध कर देता हूँ। ठीक है, पहले तुम नहा लो। अर्जुन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए और उसने उसे जल्दी से आगे बढ़ा दिया। चिराग भी थोड़ा असमंजस में था। बॉस को अचानक एक एक्टर वापस क्यों मिल गया? कैसा है? अर्जुन ने चिराग की ओर देखा और पूछा। वह थोड़ा शर्मीला है। खैर, ईमानदारी से कहूं तो उसका आत्मसम्मान कम है। चिराग पहले तो घुमा फिरा कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अर्जुन सच सुनना पसंद करता है, इसलिए उसने फिर भी सच कह दिया। अर्जुन ने कोई वादा नहीं किया। टेकअवे लड़के का आत्मसम्मान थोड़ा कम था। हालांकि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे अंततः भाग्यशाली होते हैं। आयरन मैन फिल्म के अलावा अर्जुन वास्तव में अभिनय के लिए किसी बड़े नाम वाले सितारे को नहीं ढूंढना चाहते थे। बड़े नाम वाले सितारों की तलाश करने और उन्हें महंगा पारिश्रमिक देने के बजाय कुछ उत्कृष्ट अभिनेताओं को स्वयं प्रशिक्षित करना बेहतर है। समय के साथ वह एक बहुत ही सक्षम अभिनेता बन जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मैंने उनमें एक गुण देखा, दृढ़ता। बॉस सही कह रहे हैं। चिराग ने अचानक चापलूसी भरी आवाज निकाली। टेकअवे भाई का नाम आयुष है। साधारण आरामदायक कपड़े पहनने के बाद अर्जुन ने अपने शरीर का आकार देखा और थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला था। हाँ, याद रखें कि चलते समय अपना सिर ऊपर रखें, इससे आप अधिक ऊर्जावान बनेंगे। अर्जुन मुस्कुराया, आयुष के कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, बहुत संयमित मत बनो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगा, फिर मैं निश्चित रूप से तुम्हें साधना में समय बिताऊंगा। मुझे बस उम्मीद है कि तुम मुझे भविष्य में निराश नहीं करोगे और मुझे और पैसे मत गंवाने दो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि फिल्म कैसे बनाई जाती है, मैं केवल चालें चल सकता हूँ। आयुष थोड़ा घबरा गया। मैं बॉस हूँ, मेरी बात सुनो, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा। उसके बगल में बैठे चिराग ने कहा, आयुष, बॉस की बातों का खंडन मत करो और खुद को नकारते मत रहो। हर किसी की अपनी खूबियां होती हैं और तुम्हारी भी। बॉस का विजन बहुत अच्छा है। चूंकि वह तुम्हारी इतनी कद्र करते हैं तो मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें निराश नहीं करोगे। इस बारे में बात करते हुए चिराग आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे लगता है कि मैं शुरुआत में केवल द्वितीय शिक्षा स्नातक था और कई एक शिक्षित गौरवशाली बेटों के बीच बॉस ने केवल मुझे ही अपना प्रबंधक और सचिव चुना। ये बॉस की पारखी नज़र है। अर्जुन, जब मैंने तुम्हें चुना था तो मैं बस यही चाहता था कि तुम मुझे पैसे गंवाने में मदद करो। फिलहाल ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैंने आपको नौकरी से निकालने के बारे में नहीं सोचा। बेशक अर्जुन को सच सुनना पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे सच बोलना पसंद है। कुछ बातें अपने दिल में ही रखना और दूसरों को न बताना ही बेहतर है। चिराग के स्मरण और प्रोत्साहन से आयुष ने भी खुद को और अधिक साहसी बनाने की कोशिश की। अर्जुन उसे नीचे रेस्तरां में ले गया और जोरावर तथा अन्य लोगों से मिला। रेस्तरां में जोरावर और अन्य 3 लोगों के अलावा कई अन्य लोग भी थे, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। अर्जुन एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वह उसका कॉलेज सहपाठी था जो 4 साल से उसके साथ था। अर्जुन, तुम सच में बहुत बुरे हो। इतनी बड़ी हिट के बाद तो हम पुराने सहपाठी भी भूल गए हैं। शॉल और लंबे बालों वाली महिलाओं में से एक ने कहा, आप आज भाग नहीं सकते, चाहे आप इसे कैसे भी कहें, आपको खुद को 3 कप माफी के साथ दंडित करना होगा। 3 कप की बात मत करो, 3 डिब्बे ठीक हैं। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मैं आपको मिलवाता हूँ, ये हमारी कंपनी द्वारा नियुक्त एक नया अभिनेता है जिसका नाम आयुष है। एक नवनियुक्त अभिनेता। कुणाल और तनिष एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, उन्हें पता क्यों नहीं चला। अर्जुन ने आयुष से परिचय कराया। तनीश, कुणाल, जोरावर, चेनबो, फाल्गुनी शाह, रेडिमा।
नमस्ते। आयुष ने थोड़ा झुककर हाथ जोड़ लिए। हालांकि उसने खुद को घबराने से बचाने की कोशिश की, फिर भी उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। परिवर्तन की इस अवधि के बाद तनिष्क कमोबेश शब्दों और भावों का निरीक्षण करना जानता था और मुस्कुराते हुए बोला, चलो भाई जाओ, चूंकि भविष्य में सभी लोग एल्क से होंगे तो हम एक परिवार होंगे। आज कोई भी खड़ा होकर बाहर नहीं जा सकता। अर्जुन ने आयुष के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक योग्य अभिनेता के लिए पहला कदम ये सीखना है कि कैसे सामाजिकता अपनाई जाए। आयुष बहुत आभारी था। वह जानता था कि अर्जुन वास्तव में उसके साथ एक कर्मचारी की तरह व्यवहार करता है। अर्जुन को नीचे बैठा देख उसने सचमुच 3 प्यालों से स्वयं को दंडित करने की योजना बनाई। जोरावर ने तुरंत उसे रोक दिया। ठीक है, आप पीते नहीं हैं, आप इसे वास्तव में कैसे पी सकते हैं? ये शराब की बर्बादी है। जोरावर नहीं चाहता था कि अर्जुन शराब पिए। यह आदमी चाहे जितना भी पी ले, नशे में नहीं हो सकता था। हर बार जब वे तीनों गिर जाते और खुद को मूर्ख बनाते तो अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगता। इसलिए तब से जोरावर ने खुद से कसम खाई कि वह कभी भी अर्जुन के साथ शराब नहीं पिएगा, अन्यथा आपको ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ये सही है, मैं भी इसे नहीं पीना चाहता, मेरा गला गर्म है। अर्जुन ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और पूछा, मैंने आपसे अभिनेता ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन क्या आपको ये 3 मिले? रेडिमा ने दुखी होकर कहा, क्यों, क्या तुम अब भी हमें नापसंद करते हो? हालांकि हम सब नए हैं, हम बुरी चीज़ों को तब तक सुधार सकते हैं जब तक वे अच्छी ना हो जाएं। मुझे बस उम्मीद है कि बॉस लू हमें एक मौका देंगे। अभिनय की छात्रा रेडिमा को भी इस प्रदर्शन में भाग लेने का मौका मिलने की उम्मीद है। और अब जब अर्जुन इतने लोकप्रिय हैं, तो जब तक वह अर्जुन से संबंधित कोई फिल्म या संगीत है, कई प्रशंसक और नेटिजन्स इसके लिए भुगतान करेंगे। वेतन कम है और अभिनय कौशल मजबूत है। मैं वास्तव में आपके लिए केवल ये 3 ही ढूंढ सकता हूँ। जोरावर ने कहा, आप इसे समझ सकते हैं, वैसे भी आप पटकथा लेखक और निर्देशक हैं, सब कुछ तय करना आपके ऊपर है। अर्जुन ने रेडिमा और उन तीनों के बेहतरीन अभिनय को मन ही मन दोहराया। वे वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म भी एक सीरीज है। अगर वे अपनी कंपनी के कलाकार न होते तो भविष्य में अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो सकता था। ये देखकर कि अर्जुन सोच रहा है, किसी ने उसे परेशान नहीं किया। चेनबो, फाल्गुनी शाह और रेडिमा सबसे ज्यादा घबराई हुई थीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन उन्हें यह मौका देंगे या नहीं। गंभीर और सावधानीपूर्वक सोचने के बाद अर्जुन ने धीरे से अपना मुंह खोला। आपको अवसर दिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके अभिनय कौशल अच्छे होने के बाद आपको मेरी कंपनी का कलाकार बनना होगा। अर्जुन ने उन तीनों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बेशक, वेतन अनुबंध का उल्लेख आपको धीरे धीरे किया जाएगा और मैं आप सभी को एक साथ नहीं बांधूंगा, लेकिन फिल्मों की यह श्रृंखला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप निश्चित हैं, यदि आप शूटिंग करना चाहते हैं, तो जब आप भविष्य में यह फिल्म बनाते हैं तो आप सभी को आने के लिए उचित समय निकालना होगा। फास्ट एंड फ्यूरियस श्रृंखला की फिल्मों के लिए अर्जुन का दृढ़ विश्वास था कि इसकी पटकथा में कुछ भी गलत नहीं था। जब तक अभिनेताओं का अभिनय कौशल सही है, कोई कारण नहीं है कि यह फिल्म लोकप्रिय न हो। बेशक, अर्जुन अपने दिल में अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अभिनेता भूमिका नहीं निभा सकता है तो फिल्म निश्चित रूप से असफल होगी और यहाँ तक कि कुत्ते के रूप में उसकी आलोचना भी की जाएगी। जब बात एक्टर्स के चयन की आती है तो अर्जुन उन्हें मौका तो देंगे, लेकिन यह मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। यदि तीनों खिलाड़ी उनके मानकों पर खरे नहीं उतरते तो वह तुरंत प्रतिस्थापन कर देंगे। सब मिलाकर इतनी बार डांट खाने के बाद, हालांकि अर्जुन को इसकी आदत हो गई है, लेकिन उसके लिए हमेशा इस तरह डांट खाना असंभव है। उन्हें अच्छी फिल्मों के साथ आना होगा और उन क्रूर फिल्म आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारना होगा। अर्जुन का अनुरोध सुनकर तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे झिझकते नहीं, बल्कि आश्चर्यचकित होते हैं। आखिरकार वे अभी अभी बाहर आए हैं और उनके पास जरा भी नाम या संसाधन नहीं है। अगर अर्जुन उन्हें ये भूमिकाएं देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि वे पैसे और मेहनत से उनका समर्थन कर रहे हैं। भावना और कारणवश उन सभी को अर्जुन की कंपनी का कलाकार बनना पड़ता है। मैं ठीक हूँ, चेनबो ने कहा। वैसे भी अब कोई भी कंपनी मुझे लेने को तैयार नहीं है और मैं ज़्यादा मशहूर भी नहीं हूँ। अगर आप मेरे साथ घूमेंगे तो आगे बढ़ना आसान होगा और आपको सारा पैसा भी मिल जाएगा। फाल्गुनी शाह ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम नए लोग जिन्होंने अभी अभी स्कूल से स्नातक किया है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। अब जब आप हमें एक मौका देने को तैयार हैं तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। इलाज के अनुबंध के बारे में बात मत कीजिए,
भले ही आप हमें बेच दें, हम आपके लिए आपके पैसे गिनेंगे। ऐसा नहीं है कि यह बिकेगा, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मैं लोगों को डांटूंगा। अर्जुन जोर से हंसा, थोड़ा चिढ़ाया और इस तरह गंभीर माहौल को शांत किया। सभी लोग हंसते थे, उन्हें कभी कभार होने वाले गंभीर माहौल की परवाह नहीं थी, और केवल इसी तरीके से वे बेहतर काम कर सकते थे। फास्ट एंड फ्यूरियस के कलाकारों को धीरे धीरे अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य भूमिकाएं कुणाल और जोरावर ने निभाई हैं। इस दौरान ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों ने खाना पीना और सोना सब कुछ भूलकर पूरी लगन से स्क्रिप्ट को पढ़ा और हर भाव भंगिमा पर बारीकी से विचार किया। ये सही मायनों में उनका पहला नाटक है और उन्हें इसे अच्छी तरह से संभालना होगा। आज जब अर्जुन सेट पर पहुंचे तो उन्होंने कुणाल और जोरावर को थोड़ा सुस्त देखकर थोड़ा नाराज हो गए। तुम दोनों को क्या हो गया है? आज ही फिल्मांकन शुरू करो और तुम मेरे लिए ये सब करोगे। अर्जुन थोड़ा असंतुष्ट था। अभिनेताओं को सिर्फ अभिनय कौशल की ही नहीं बल्कि आत्मा की भी जरूरत होती है। अब ये दोनों तो पाले से पीटे हुए बैंगन जैसे हैं, ये फिल्म कैसे बन सकती है? रेडिमा ने बात को शांत करने के लिए अपना मुंह खोला और कहा, वे दोनों पिछले कुछ समय से स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिल्म खराब न हो जाए, इसलिए उन्होंने हर क्रिया और हाव भाव को कई बार दोहराया है, और वे थक गए होंगे। डायरेक्टर, मुझे माफ करना, मैं कुणाल स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे और वह जानबूझकर अर्जुन के रिश्ते को अहंकारपूर्ण नहीं मानेंगे। आपको अपने काम के प्रति गंभीर होना होगा। अर्जुन ने हाथ हिलाकर उसे बीच में टोका। ठीक है, बात करना बंद करो, आज एक दिन की छुट्टी ले लो और कल से शूटिंग शुरू करो। मेरे लिए परेशान मत हो, आराम करो, इसे खेल की तरह मानो। जितना ज्यादा तुम घबराओगे उतना ही गंभीर होगे। गलती करना आसान है। कुणाल कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जोरावर ने उसके कंधे पर थपथपाकर उसे कुछ न कहने का संकेत दिया। अब अर्जुन की मदद करने का एकमात्र तरीका है कि उसका मनोबल बढ़ाया जाए और उसे कल की फिल्मांकन के लिए तैयार किया जाए, साथ ही उससे सच्चे दिल से माफी भी मांगी जाए। कुणाल ने आह भरी, सिर हिलाया और आराम करने चला गया। अर्जुन की भौहें तन गईं, उसे अचानक एहसास हुआ कि यह मामला इतना सरल नहीं था। कुणाल और जोरावर ने वास्तव में कड़ी मेहनत की, जिसमें रेडिमा और फाल्गुनी शाह भी शामिल थे, लेकिन वे अभी भी थोड़े अपरिपक्व लगते हैं और उनमें कई चिंताएं और परेशानियां होंगी, साथ ही अस्थिर आंखें और स्वभाव भी होगा। जब अर्जुन ने स्क्रिप्ट को संशोधित किया तो उन्होंने कुणाल की भूमिका को और अधिक गहरा बनाने की पूरी कोशिश की ताकि कुणाल बेहतर और तेजी से उसमें ढल सकें। लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से उल्टा पड़ रहा है। घबराहट के कारण कुणाल अभिनय करना भी भूल गए। नहीं, यह इस तरह से आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। आपको उन्हें एक धारणा बनाने देना होगा और फिर आप पाएंगे कि यह पर्याप्त नहीं है और इसे समायोजित कर सकते हैं। अर्जुन को अचानक एक रास्ता सूझा और वह कमरे में चला गया। अर्जुन को बिना कुछ कहे कमरे में लौटता देख क्रू में शामिल लोगों ने सोचा कि अर्जुन गुस्से में है, और किसी ने भी ज्यादा खेलने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से पहले काम के लिए तैयार हो गए। 5 घंटे से अधिक समय के बाद दोपहर हो चुकी है। कुणाल और जोरावर के जागने के बाद उनका मनोबल पहले से कहीं बेहतर था। अन्य अभिनेताओं को भी समायोजित कर लेने के बाद सभी लोग अच्छे मूड में हैं। अर्जुन कमरे से बाहर आया, बैठक कक्ष में गया और सभी को एक साथ इकट्ठा किया। यह मोटे तौर पर उस फिल्म का दृश्य और विषय वस्तु है जिसे मैं शूट करना चाहता हूं, और अब मैं इसे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में रिलीज कर रहा हूं। अर्जुन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कुणाल और जोरावर द्वारा शूट किए गए चरित्र प्रक्षेपित किए गए और कहा, फिर मैंने आप में से प्रत्येक के चरित्र को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। आपको बस प्रत्येक चरित्र की चाल और भावों को याद रखने की जरूरत है और फिर उन्हें ठीक करना है। बस तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि किरदार कैसे होने चाहिए। मैं सारी बारीकियां ठीक कर दूंगा। तुम्हें बस मुझे सबसे अच्छा शॉट देना है, समझे? इस उच्च तकनीक के उद्भव को देखकर सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दिए। ठीक है, आज आप लोग पहले इसे देखेंगे और फिर अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें लेंगे और उसे नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। अर्जुन ने ताली बजाते हुए कहा, यहाँ सब नए हैं और मुझे इस फिल्म के लिए कोई बड़ा नामी सितारा नहीं मिला। आखिरकार क्रू के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए जितना हो सके उतना बचा लो। अर्जुन की बातें सुनकर सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक सके। चालक दल के पास पैसे नहीं हैं। बाहर खड़ी उन स्पोर्ट्स कारों का क्या हुआ? फरारी 488, लैम्बोर्गिनी मावेरिक, मैक्लारेन 720S सिर्फ साधारण स्पोर्ट्स कारें हैं। लाखों सुपर कारें बाहर खड़ी हैं और आपने वास्तव में कहा कि चालक दल के पास पैसा नहीं है। कौन इस पर विश्वास करता है?
बुड़िल्लू, ये बहुत हाईटेक है। कुणाल थोड़ा चौंक गया। उसने खुद को होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, खुद को ध्यान से देख रहा हो, हर हरकत और हर भाव को कुछ भी छूटने की हिम्मत नहीं कर रहा हो। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए अर्जुन इस तरह की चीज़ लेकर आए हैं, तो फिर उनके पास इसे अच्छी तरह से खत्म न करने का क्या कारण है? बकवास मत करो, जल्दी करो और फिर रात में सामने के हिस्से की शूटिंग शुरू करो। अर्जुन ने थोड़ा आत्मसंतुष्ट होकर कहा। उन्होंने ये तरीका भी अभी निकाला है। जब तक वह अपनी कल्पना के होलोग्राफिक प्रक्षेपण का उपयोग करता है, वह अपनी स्मृति में फास्ट एंड फ्यूरियस के दृश्य को पूरी तरह से प्रोजेक्ट कर सकता है। इस तरह क्या अभिनेताओं के पास यादें नहीं होती? मैं इस बारे में अधिक स्पष्ट हो सकता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और इससे बहुत समय की बचत होगी। ठीक है, यद्यपि कुछ छोटे मोटे धोखे होते हैं, लेकिन धोखा देने वाले पुरुषों के लिए असामान्य रास्ता अपनाना ही सबसे आकर्षक होता है। रात में अंततः सभी ने फिल्म देखी और उसे अच्छी तरह से समझा। हर कोई हैरान है। यद्यपि प्रक्षेपित चित्र थोड़ा अजीब है, लेकिन उनके लिए वे इन कमियों की पूरी भरपाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंदर रोबोट द्वारा दिया गया एक सामान्य प्रभाव है, और उन्हें जो करना है वह यह है कि सभी प्रभावों को अधिक मानवीय और अधिक करिश्माई बनाने के लिए उन्हें परिपूर्ण बनाना है। रात में शूटिंग, हर कोई इस फिल्म से बहुत प्रभावित था, इसलिए इसकी नकल करना और इसे बेहतर बनाना ज़्यादा परेशानी भरा नहीं होगा, और वे सभी जल्दी से उस अवस्था में प्रवेश कर गए। स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ और भी अधिक चिकना। हालांकि इस फिल्म के निर्देशक शुरू से अंत तक अर्जुन ही थे। निम्नलिखित वीडियो ड्रोन द्वारा लिए गए थे और उन्हें फॉलो करने के लिए कोई पेशेवर शूटिंग टीम नहीं थी। पूरी प्रक्रिया ड्रोन द्वारा शूट की गई थी और तस्वीरें वास्तविक समय में अर्जुन की स्क्रीन पर प्रसारित की गईं। जहां तक अर्जुन का सवाल है, उन्हें केवल प्रत्येक अभिनेता की गतिविधियों, व्यवहार, भावनाओं, कई बारीकियों पर गौर करना होता है और उन्होंने लगभग एक दृश्य तैयार कर लिया है। ये शक्ति है, प्रौद्योगिकी की शक्ति। अर्जुन ने मन ही मन कहा, ड्रोन और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रभावी उपयोग से भविष्य में फिल्मों की शूटिंग करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। क्रू के कलाकार इसके आदी हो चुके हैं। अर्जुन होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की तकनीक भी बना सकता है, वह और क्या नहीं बना सकता। इस समय जोरावर फिल्मांकन से वापस आए और जल्दी से पूछा, निर्देशक कैसा चल रहा है? क्या मेरा अभिनय ठीक है? ठीक है, यह अद्भुत है, यह उत्तम है। अर्जुन हर समय भावुक होते रहे और खुद को ये कहने से नहीं रोक पाए, मेरा ड्रोन वाकई बहुत शानदार है। इन चीज़ों के साथ क्रू का आधे से ज़्यादा पैसा भविष्य में बच जाएगा। जोरावर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी अभिनय क्षमता कैसी है? आप मुझसे दूसरी चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हालांकि जोरावर ने आयुष को चुपके से अपना मुंह ढकते और हंसते हुए देखा, इसलिए वह उत्सुकता से उसके पास गया। यह जोरावर की भयंकर दहाड़ की तस्वीर थी, जो अर्जुन के विवरण से सीधे तौर पर बड़ी हो गई थी, और यहाँ तक कि उसकी जीभ पर लगी परत भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। जोरावर की मानसिकता ध्वस्त हो गई। क्या आप कोई फिल्म बना रहे हैं या फिर रेत से ये कलाकृतियां बना रहे हैं? ठीक है, आज रात का काम पूरा हो गया है, चलो सब लोग आराम करें, खाना खा लें और फिर कल काम पर लग जाएं। अर्जुन ने ताली बजाई और चिल्लाया, धन्यवाद निर्देशक, निर्देशक सर्वश्रेष्ठ हैं। ये पहली बार है जब मैंने इतनी तेजी से शॉट मारा है, यह अविश्वसनीय है। बहुत से लोग बहुत भावुक हो गए थे। अर्जुन द्वारा ड्रोन जोड़ने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वे फिल्म नहीं बना रहे हों, बल्कि वे खुद फिल्म के लोग हैं, असली लोग, हाड़ मांस के बने हुए। फिर वे धीरे धीरे खुद को उसमें डाल देते हैं, मानो वे वहां मौजूद हों। शूटिंग लोकेशन मुंबई में थी, इसलिए निशा मेहरा भी रात को काम से छुट्टी मिलने के बाद सेट पर आईं। आज फिल्मांकन कैसा रहा? निशा मेहरा मुस्कुराते हुए आई। उनके हाथों में अभी भी मोटी बिल्ली गोलू थी और उन्होंने चिंता से पूछा। यह अर्जुन की पहली फिल्म है और निशा मेहरा को नहीं पता था कि अर्जुन इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसलिए वह फिल्मांकन दल से व्यक्तिगत रूप से मिलने आए। हा, ये बहुत अच्छा हुआ। अर्जुन ने विजयी भाव से निशा मेहरा के कंधों पर हाथ रखा, उन्हें स्क्रीन तक ले गए और मुस्कुराते हुए कहा, यह वह हिस्सा है जिसे आज रात फिल्माया गया था, लेकिन इसमें आधे घंटे से भी कम समय लगा। आप खुद देख सकते हैं, इतना स्मार्ट। निशा मेहरा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वे स्वयं देखने आईं। इस शॉट में चौतरफा छवियां हैं और फिर इसे केवल संपादित करने की आवश्यकता है, और सुसंगतता आंखों के लिए बहुत सुखद है। निशा मेहरा ने उत्सुकता से पूछा, आपने ये ड्रोन से लिया? विविध कर्मचारियों के अलावा अर्जुन ही एकमात्र व्यक्ति थे जो पूरे प्रोडक्शन क्रू का फिल्मांकन कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्जुन और कुछ ड्रोन फिल्मांकन कर रहे थे। सही,
अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ड्रोन का होना अधिक सुविधाजनक होगा और कुछ हवाई शॉट्स स्वाभाविक रूप से पूरे किए जा सकेंगे, और यहाँ तक कि अभिनेताओं को कैमरे की स्थिति को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें बस अपने हाथ और पैर को ढीला छोड़ना होगा और फिल्म की दुनिया में घुल मिल जाना होगा। निशा मेहरा की अपने पति के प्रति प्रशंसा बढ़ती ही जा रही थी। शुरुआत में तो उन्होंने सोचा था कि अर्जुन इन फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह ड्रोन अर्जुन बन सकते हैं। म्याऊं, खाने का समय हो गया है। गोलू उसके पास बुदबुदाया। उसे इन आध्यात्मिक खाद्य पदार्थों में कोई रुचि नहीं है, केवल उसके मुंह में रखा भोजन ही उसका पसंदीदा है। अर्जुन ने गेंद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे सूंघा और अचानक पूछा, तुम्हें नहाए हुए कितना समय हो गया? म्याऊं। गोलू चौंका, अपनी बड़ी पूंछ हिलाते हुए, संघर्ष करते हुए बोला, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। ये खाता नहीं है, ये वापस सोने जा रहा है। अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये छोटी सी बिल्ली सचमुच सोचती है कि वह अपनी हथेली बाहर निकाल सकती है? बकवास बंद करो, जल्दी से नहा लो, मैं तो बस रोज खाना और सोना ही जानती हूँ और मुझे साफ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्जुन का भी घर जाने का इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने रात क्रू के साथ ही बिताई, क्योंकि उन्हें कल शूटिंग भी करनी थी। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। गोलू निशा मेहरा से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन निशा मेहरा मुस्कुरा रही थी और गोलू की तरफ से कुछ नहीं बोल रही थी। ये मोटा बिल्ली दिन भर कंपनी में उत्पात मचाती रही और अकेले ही रेस्टोरेंट में खाना मांगने दौड़ी, लेकिन वहां का शेफ मना नहीं कर सका। आखिर इस बिल्ली को अर्जुन और निशा मेहरा ने पाला था, तो वो गोलू की मर्जी ही मान सकती थी। जब निशा मेहरा बिल्ली को ढूंढने में व्यस्त थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि बिल्ली पहले से ही भरी हुई थी। वास्तव में गोलू को खाने की मेज पर ऊँघते देख निशा मेहरा को एहसास हुआ कि अर्जुन गोलू के खाने पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। यदि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो भविष्य में गोलू सचमुच सुअर बन जाएगा। अगली सुबह जल्दी नायक कुणाल बहुत जल्दी उठ गया। उत्साह के कारण वह बहुत ऊर्जावान लग रहा था और धीरे धीरे उस अवस्था में घुल मिल रहा था। जोरावर इस फिल्म में गैंग बॉस और प्रमुख अभिनेताओं में से एक की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों ने वास्तव में आज एक दूसरे के खिलाफ खेलना शुरू कर दिया और चेनबो द्वारा निभाई गई भूमिका एक मजबूत आदमी की है, जिसे गिरोह के मालिक की बहन पर क्रश है। इनमें कुणाल और चेनबो का एक फाइट सीन भी था। अर्जुन ने उन दोनों की तरफ देखा जो जाने नहीं दे रहे थे, असंतुष्ट होकर सिर हिलाया और कहा, तुम्हें सचमुच गुस्सा होना होगा, ताकि बारूद की गंध आए, वरना यह एक प्रदर्शन जैसा लगेगा और खुद को इसमें समाहित कर लो। इस भूमिका में आ जाओ, फिर आओ। दोनों की बातें सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि अभी तो सचमुच कुछ ठीक नहीं है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं और वे अभी भी सहपाठी हैं। अगर वे सचमुच एक दूसरे के चेहरे पर मुक्का मारते तो ये स्वाभाविक रूप से थोड़ा अस्वाभाविक होता। आधे घंटे बाद, नहीं नहीं नहीं, अर्जुन ने फिर भी अपना सिर हिलाया और लगातार 3 बार नहीं कहा। इस लड़ाई में विरोधाभास की भावना बहुत कम है और बारूद की कोई गंध नहीं है। कुणाल और चेनबो दोनों की सांस फूल रही थी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, यहाँ तक कि कुणाल को भी जोरदार मुक्का मारा गया था और उसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। डायरेक्टर, मुझे बताइए कि यह कैसे करना है। कुणाल ने अर्जुन की ओर कमजोरी से देखा। उसने तो पहले ही यह काम बखूबी कर लिया था। ये तो बस एक लड़ाई का दृश्य था। अर्जुन इतनी पूर्णता की मांग कैसे कर सकता था? अर्जुन भी सोच में डूबा हुआ था। वास्तव में यदि यह इसी तरह चलता रहा तो यह वैसे भी काम नहीं करेगा। इसके लिए दोनों के बीच थोड़ी नफरत पैदा करनी होगी। अन्यथा इस शॉट में ऐसा लगता है कि उन दोनों में न केवल शत्रुतापूर्ण बारूद की गंध नहीं है, बल्कि थोड़ी साबुन की गंध भी है। तो अर्जुन ने एक उपाय सोचा। चेनबो, इधर आओ। अर्जुन ने चेनबो को हाथ हिलाकर पास आने का संकेत दिया। चेनबो उलझन में था। उसने अपने दुखते पेट को सहलाया और अर्जुन के पास गया। क्या बात है? इस क्लिप में आप ही वह व्यक्ति हैं जो कुणाल को सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, जानते हैं। खैर, मुझे पता है, मैं उससे पूरी ताकत से लड़ रहा हूं। लड़ना बेकार है, आपको एक ही कदम पर आचरण और चाल को सही रखना होगा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, जरा इस तरह से सोचो, जिस देवी से तुम कई सालों से गुप्त रूप से प्रेम करती रही हो, उसे कुणाल ने छीन लिया और उसने तुम्हारे सामने कुत्ते का खाना भी छिड़क दिया। एक स्पेयर टायर के नजरिए से तुम तब तक खुद को रोके रही जब तक कि एक दिन तुम उसे किसी दूसरी लड़की के साथ होटल में प्रवेश करते नहीं देखती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नाराज हो? चेनबो ने अवाक होकर कहा, ईमानदारी से कहूं तो इसमें प्रवेश करना कठिन है, और मुझे किसी देवी पर क्रश नहीं है। किसने कहा कि आपने ऐसा नहीं किया?
अर्जुन ने घूरते हुए कहा, क्या जूनियर रहते हुए तुम्हें जियाओजी नाम की लड़की पर क्रश नहीं था? क्या उसने तुम्हें अंत में अस्वीकार कर दिया था? चेनबो, आप ये कैसे जानते हैं? अर्जुन के पास खड़ा पढ़ाई कर रहा आयुष हक्का बक्का रह गया। क्या कोई गपशप सुनने को है? चेनबो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने अपने हाथ हिलाए और कहा, ठीक है, इसके बारे में बात मत करो, मुझे फिल्मांकन जारी रखना है। बाद में जियाओजी ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया। अर्जुन ने धीरे से कहा, पता है उसने तुम्हें क्यों मना किया था? क्योंकि उस समय उसे कुणाल पसंद था, इसलिए वो कुणाल के साथ थी। बाद में मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किसी और लड़की को लेकर होटल में कमरा खुलवाने गया था। क्या? ये सुनकर चेनबो ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या ये सच है? मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कभी झूठ नहीं बोलता। अर्जुन ने हाथ फैलाकर कहा, मैं अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके गारंटी दे सकता हूं कि अगर यह मामला झूठा निकला तो मैं तुम्हें भविष्य में पुरुष प्रधान भूमिका वाली 3 स्क्रिप्ट दूंगा। इस समय चेनबो के माथे पर क्रोध की भावना बढ़ रही थी। बदमाश, चेनबो ने धीमी आवाज में सिसकारी भरी। हाँ, ये सही है। अर्जुन ने चेनबो की भावनाओं को बढ़ता हुआ देखा और कहा, मैं वास्तव में आपको इस मामले के बारे में नहीं बताना चाहता। आखिरकार कुणाल मेरा रूममेट भी है, लेकिन अब कला के लिए मैं केवल अतीत की पुरानी बातें आपके सामने ला सकता हूँ। चेनबो ने दांत पीस लिए। अपने जूनियर वर्ष में वह सचमुच जियाओजी को बहुत पसंद करता था और वह हमेशा जियाओजी की परवाह करता था। अंत में चेनबो ने अंततः दूसरे पक्ष के सामने अपने प्यार को कबूल कर लिया, लेकिन जियोजी ने कहा कि उसका एक प्रेमी था। यह उत्तर पाकर चेनबो निराश हो गए और केवल चुपचाप दूसरे पक्ष को आशीर्वाद दे सके। अब जबकि जियाओजी का प्रेमी कुणाल था और कुणाल ने धोखा दिया, तो चेनबो कैसे नाराज नहीं हो सकता था। अब तुम्हारा बदला लेने का मौका है। अर्जुन फुसफुसाया, जाओ ऊपर जाओ और उसे पीट दो, उसे बुरी तरह पीट दो और इस बेशर्म बदमाश को जियाओजी के लिए सबक सिखाओ। आह, चेनबो ने सिर हिलाया। उनकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर है। उनका सामान्य शौक फिटनेस और स्त्री करना है, इसलिए उनके शरीर की मांसपेशियों के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाने से पहले चेनबो ने शांति से कहा, पहले उसके लिए एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक, कोई समस्या नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके सिर से 2 शैतानी सींग निकले हुए हों। बगल में खड़े आयुष ने खुद को रोक न सका और कहा, बॉस, क्या उनके बीच मतभेद पैदा करना अच्छा नहीं होगा? आखिरकार अर्जुन और कुणाल रूममेट थे, इसलिए कुणाल को सीधे बेचना अनुचित होगा। अरे, ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन कला को समर्पित कर दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल जब कुणाल और जियाओजी एक साथ थे तो जियाओजी ने व्यक्तिगत रूप से अपने प्यार का इजहार किया था और उसे हर समय उपहार भी दिए थे। बाद में हम तीनों ने उसे थोड़ी देर बात करने और देखने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या आपको यह महसूस होता है? ये बंदा कुणाल सीधा साधा था, सो उसने मेरी बात मान ली। 2 हफ्ते से भी कम समय तक बात करने के बाद वो खुद ही जियाओजी के पास ब्रेकअप करने चला गया। फिर आपने कुणाल के पटरी से उतरने के बारे में कहा। आयुष थोड़ा उलझन में था। कुणाल उस तरह का बदमाश नहीं लग रहा था। वह आमतौर पर एक बहुत ही मासूम बड़ा लड़का था जिसका कोई इरादा नहीं था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने यह नहीं कहा कि उसने धोखा दिया, अर्जुन झेंग ने कहा। उस समय हमने कुणाल को अपनी बहन के साथ एक कमरा खोलने के लिए जाते देखा। हम सभी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा। यह उनकी बहन थी जो मुंबई घूमने आई थी। कुणाल ने उसके लिए एक होटल में आराम करने की व्यवस्था की और उसके लिए एक कमरा भी खोला। जब आयुष को कहानी की सच्चाई पता चली तो वह दंग रह गया। दिनचर्या। शहर में दिनचर्या बहुत गहरी है। एक भावुक टकराव को ट्रिगर करने के लिए बॉस ने वास्तव में ऐसी विधि का उपयोग किया। चलो चलो, अर्जुन जोर से चिल्लाया। इस बार ये निश्चित रूप से सफल होगा। नियमित प्रभामंडल के आशीर्वाद के साथ यह अवश्य ही गुजर जाएगा। लानत है। कुणाल के चेहरे पर जोरदार मुक्का लगा और वह दर्द से चिल्लाया, क्या तुम सचमुच घोड़े की सवारी करना चाहते हो? आप क्या कहते हैं? चेनबो की आंखों में ठंडक थी। वह कुणाल को उठाने और उसकी पिटाई करने के लिए आगे बढ़ता रहा। घास। कुणाल को 2 बार गोली लगी और अंततः वह खुद को रोक नहीं सका और फट पड़ा। अर्जुन द्वारा इतने लंबे समय तक ना 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 कहने के बाद मेरे पेट में शिकायत की भावना दब गई है। चूंकि चेनबो को अब कोई परवाह नहीं है तो उसे कोई संकोच क्यों होना चाहिए? गण। दोनों ने जल्दी से एक साथ कुश्ती लड़ी। तुम मुक्का मारो, मैं मुक्का मारूं। अर्जुन ने बड़ी प्रसन्नता से देखा। ये भावना है, ये सत्य है, ये फिल्म है।
रेड्डीमा ने जोरावर की छोटी बहन का किरदार निभाया है, जो फिल्म में कुणाल की प्रेमिका भी है। दोनों को लड़ते देख वह तुरंत दुकान में गई और जोरावर से कहा कि वह बाहर जाए और दोनों को वहां से खींच कर ले जाए। जोरावर भी अभिनय की अवस्था में आ गया था और जब उसने रेडिमा को उसे दोनों को कुश्ती से रोकने के लिए बाहर जाने का आग्रह करते सुना तो वह बस खड़ा हो गया, असहाय और शांत भाव से देखने लगा। अर्जुन ने चुपके से प्रशंसा की, लाओ झांग ठीक है, उसकी आंखें जगह में हैं। बाद में फाल्गुनी शाह के आग्रह पर जोरावर के पास दुकान के बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जोरावर ने जल्दी से कुणाल को खींच लिया और उसे अपने पास खड़ी कार के बोनट पर फेंक दिया। आंखों में गुस्सा लिए कुणाल ने कहा, उसने पहले ऐसा किया। जोरावर ने बहुत शांत होने का नाटक किया और कहा, अब मैं ये करूंगा। उसके पीछे चेन बो भी क्रोधित हो गया, वह दौड़कर कुणाल को फिर से पीटना चाहता था। पूर्वोत्तर का एक बड़ा आदमी जोरावर भी शाकाहारी नहीं है। उसने चेन बो से ज्यादा लोहा चाटा है, इसलिए उसने चेन बो को अपने बैकहैंड से दूर धकेल दिया। ठीक है, हिम्मत मत हारो, तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया है। जोरावर ने चेन बो की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाया। उसके बगल में बैठे अभिनेता ने चेन बो को धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, वहां जाओ। इस समय ही चेन बो को एहसास हुआ कि वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, न कि कोई वास्तविक आमने सामने की लड़ाई। कुणाल के साथ भी यही हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और वो उन दृश्यों को दोहराते रहे जिनकी उन्होंने अनगिनत बार रिहर्सल की थी। दूसरा पहलू, ये देखकर कि सभी लोग धीरे धीरे मूड में आ रहे हैं, अर्जुन ने संतोष में सिर हिलाया। यकीनन, मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ शब्द, एक खंड की शूटिंग पूरी करें। बहुत बढ़िया। इस एक शूटिंग के बाद कुणाल ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, चेन बो को गुस्से से घूरा और पूछा, क्या तुमने सचमुच मेरे चेहरे पर अपनी मुट्ठी से अभिवादन किया था? ये तो बस फिल्मांकन है। चेन बो ने बिना कुछ कहे कुणाल को ठंडेपन से देखा। जोरावर भी अचंभित रह गया। पहले तो उसने भी यही सोचा कि दोनों वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब उसने उनके चेहरों पर चोट के निशान देखे। ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी उन्होंने कल्पना की थी। अभी अभी ये दोनों लोग सचमुच मुके और लातें मार रहे थे। क्या बात है, तुम दोनों को क्या हो गया है? ये देखकर कि कुणाल फिर से हमला करने वाला है, जोरावर ने जल्दी से उन दोनों को दूर खींच लिया और खुद को बीच में रोक लिया। उससे पूछो कि उसका क्या मतलब है। कुणाल गुस्से से चिल्लाया, पहले तो मैंने इतना नहीं सोचा, लेकिन उसने मेरे चेहरे पर कई मुक्के मारे जिससे मैं लगभग गिर ही गया। आसपास के कलाकार जल्दी से उन दोनों को अलग करने के लिए दौड़े। सभी लोग भी असमंजस में दिखे। ये दृश्य तो अच्छे से फिल्माया गया था, अचानक संघर्ष क्यों पैदा हो गया? आयुष को मामले की सच्चाई पता थी, लेकिन उसने अर्जुन की ओर देखा और पाया कि अर्जुन बिना कुछ कहे बिल्ली को चिढ़ा रहा था। हताश होकर आयुष के पास कोई चारा नहीं बचा और वह वहां जाकर सूखी मुस्कान के साथ बोला, गलतफहमी, इसमें कुछ गलतफहमियां हैं। मैंने हथौड़े को गलत समझा, चलो मैं तुम्हें एक बार कोशिश करके दिखाता हूं। कुणाल गुस्से से भर गया। बिना किसी कारण के बुरी तरह पीटे जाने से कोई भी असहज महसूस करता है। ये वास्तव में एक गलतफहमी है। आप सभी शांत हो जाएं और मेरा स्पष्टीकरण सुनें। आयुष बहुत असहाय था, फिर चेन बो की ओर देखा और कहा, चेन बो, आपने कुणाल को गलत समझा। शुरुआत में यह जियाओजी थी जिसने कुणाल के सामने कबूल किया था और यह कुणाल नहीं था जिसने उसका पीछा किया था। बॉस ने कहा कि कुणाल अपनी बहन को एक कमरा खोलने के लिए होटल में ले गया था। वह लड़की सिर्फ उसकी बहन है, उसकी अपनी बहन। चेन बो, असली या नकली? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? चेन बो ने तुरंत अपना सिर घुमाकर अर्जुन की तरफ देखा तो पाया कि अर्जुन बिल्ली को बीफ जर्की खिला रहा था। वह और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अचानक उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अर्जुन उसका बॉस है, क्या ये संभव है कि वह जाकर अर्जुन को पीटना चाहता हो और कहना चाहता हो कि अर्जुन ने उसके साथ धोखा किया है? परेशानी खड़ी करना बंद करो, क्या तुम अब भी अपनी नौकरी चाहते हो? क्या बात? कुणाल दंग रह गया। वह अचानक जियाओजी के साथ क्यों जुड़ गया? इसके बाद आयुष के पास पूरी कहानी बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने बाद में बार बार इस बात पर जोर दिया कि इस क्लिप को और अधिक वास्तविक बनाने का निर्णय अर्जुन का था। आयुष की बातों ने भी अर्जुन की बात को सही साबित कर दिया। कुणाल और चेन बो एक दूसरे को देख रहे थे, उनके दिमाग में केवल घोड़ों की कतारें दौड़ रही थीं। क्या ये सिर्फ फिल्म बनाने के लिए नहीं है? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है? क्या आपको इतना गंभीर होने की जरूरत है? अभी भी बहुत सारी दिनचर्याएं हैं और ये लोगों को जीवित रखती है।
कुणाल लगभग रोए ही नहीं, क्या अब नायक बनना इतना मुश्किल है और उन्हें हर समय निर्देशक द्वारा चलना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इस छोटे से प्रकरण को छोड़ दिया गया। कुणाल और चेन बो केवल ये स्वीकार कर सकते थे कि वे बदकिस्मत थे, लेकिन कम से कम उन्हें पता था कि उस वर्ष क्या हुआ था। आज की फिल्मांकन के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर बारबेक्यू भी खाए और आराम भी किया। चेन बो ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा था? मैं एक भूत को जानता हूँ। इस मामले का उल्लेख करते समय कुणाल अभी भी थोड़ा गुस्से में था और कहा, मुझे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस समय मुझे लाओ लू और छात्रावास के अन्य लोगों के साथ खेलना पसंद था। काम खत्म करने के बाद हम साथ में गाते और पढ़ते थे। प्यार करने का समय आ गया है। ये कहते हुए कुणाल ने अर्जुन को घूरा और गुस्से से कहा, तुम ही सबसे निर्दयी इंसान हो और तुमने ही इतना बड़ा गड्ढा खोदा है। बूढ़ा चेन बस एक स्तब्ध युवक है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि सीधे कूद जाओ। इस पिटाई से वह लगभग स्तब्ध हो गया। ओह, ये सब ठीक है, मुझे डर है कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो सकती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर कोई गलतफहमी है तो उसे पहले ही सुलझा लेना बेहतर है। उस समय पुरानी बातें मत पलटो, वरना सब मुंह मोड़ लेंगे। आखिरकार अब से हम सहकर्मी ही रहेंगे, इसलिए कुछ बातें स्पष्ट कर लेना ही बेहतर है। बेशक तुम ठीक हो, तुम्हें नहीं पीटा जा रहा है, चेन बो ने दबी हुई आवाज में कहा। उन्होंने कई मुक्के भी खाए। हालांकि वह जिम में जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुक्केबाजी का अभ्यास नहीं किया। अगर तुम दोनों परेशान हो तो जब तुम दोनों साथ खड़े होगे तो मैं एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सहज और सुंदर स्वर में कहा। यह सुनकर चेन बो और कुणाल ने एक दूसरे की ओर देखा। अब जब वे काम से मुक्त हो गए हैं तो अर्जुन अब उनका बॉस नहीं है ना? जोरावर ने बगल से विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, बस तुम दोनों को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं भी इस आदमी को नहीं हरा सकता, इसलिए तुम्हें खुद को बचाना चाहिए। जोरावर ने मुक्केबाजी का अभ्यास किया था कुछ समय पहले, क्योंकि उन्हें अभ्यास करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया, लेकिन जब उसने नीचे मुक्का मारा तो वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया। जोरावर के शब्दों के साथ दोनों ने बिना कुछ कहे फिर से ईमानदारी से बारबेक्यू खाया। हा, चेन बो और कुणाल के चेहरे पर शर्मिंदगी देखकर हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक सका। उन्हें क्रू का माहौल भी बहुत पसंद आया। युवा लोगों का एक समूह अपने सपनों के लिए इकट्ठा होता है। फिल्मांकन के बाद वे बारबेक्यू खाने, बियर पीने और कुछ गपशप करने के लिए साथ बैठते हैं। रेड्डीमा ने अर्जुन के बगल में निशा मेहरा को देखा और उत्सुकता से पूछा, निशा मेहरा, क्या मैं थोड़ी गपशप कर सकती हूँ? जरूर, निशा मेहरा ने रेड्डीमा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप पूछ सकती हैं। देखो, अर्जुन कितना सुंदर है और अब वह कितना काबिल भी है। तुम्हें अभी तक शादी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे रिश्ते में दिक्कतें आएंगी और फिर तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा? रेड्डीमा ने सावधानी से कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा वह भी एक वास्तविक समस्या है। अब भले ही दो लोगों ने विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, फिर भी उनका तलाक हो सकता है। आखिरकार विवाहों की तुलना में तलाक की संख्या कहीं अधिक है। अर्जुन बहुत अच्छे हैं और मनोरंजन उद्योग जैसी जगह में सबसे जरूरी चीज़ एक खूबसूरत महिला होती है। हो सकता है कि अर्जुन धोखा न दे, लेकिन अगर कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए अर्जुन को फंसाते हैं और जानबूझकर अर्जुन के साथ संबंध बनाने के लिए यहाँ आते हैं, तो यह आसानी से अर्जुन और निशा मेहरा के रिश्ते को प्रभावित करेगा। ये सुनकर अर्जुन और निशा मेहरा एक दूसरे की ओर देखने लगे और अपनी हंसी नहीं रोक पाए। खांसी, रेड्डीमा ने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ गलत कहा, मैं खुद को सज़ा दूंगी। ठीक है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के बीच का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो गया हूँ और वह वास्तव में थोड़ी चिंतित है, इसलिए मैं उसे बेतहाशा सोचने से रोकने के लिए यथासंभव उसके पास रहने की कोशिश करता हूँ और मैं उसे 1 या 2 घंटे बाद फ़ोन करूँगा। बेशक अगर वह बाहर जा रही होगी तो वह मुझे फ़ोन करके अपने ठिकाने के बारे में भी बताएगी। दरअसल हम दोनों के बीच ऐसे प्रलोभन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को बहुत याद करते हैं, इसलिए वे फ़ोन करके बातें करना और एक दूसरे की आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये कहकर अर्जुन ने ग्रिल्ड मटन सीख निशा मेहरा की प्लेट पर रख दी और ध्यान से कांटा निकाल लिया। इस प्रकार का व्यवहार स्नेह का जानबूझकर किया गया प्रदर्शन नहीं, बल्कि अवचेतन चिंता और फिर व्यवहार प्रतीत होता है। अर्जुन के दिल में निशा मेहरा खुद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इसलिए कुछ भी करने से पहले वह हमेशा निशा मेहरा के बारे में सोचता है। चूंकि मैंने मनोरंजन उद्योग में काम करना चुना है, इसलिए मुझे किसी भी नकारात्मक समाचार या गपशप का डर नहीं है, क्योंकि वह मुझसे बेहतर जानती है। पता करो कि मुझे कब एक कप चाय की ज़रूरत है, कब मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है, या कब मुझे एक गिलास दूध की ज़रूरत है। और वह भी, जब मैं पहले अपने साथ नहीं था तो मैं मूलतः कॉफ़ी, चाय और दूध बहुत कम पीता था। मेरे साथ रहने के बाद ही मैंने उसकी बुरी आदत सुधारी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अर्जुन के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। जीवन की इन छोटी छोटी बातों पर बात करके वह अपने दिल में बहुत सुकून और सुरक्षा महसूस करता था। कम से कम उसे यह महसूस तो होने दो कि दुनिया इसके लायक है। हिचकी, जोरावर ने डकार ली और भावशून्यता से कहा, मुझे माफ़ करना, मेरा पेट भर गया है। मैं भी भर गया हूँ। वही, मैं सचमुच मौत के मुंह में समा गया था। एलिन, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि ये दोनों मानव जैसे चीनी छिड़कने वाले हैं? सब आंखें फाड़े देख रहे हैं। ऐसा ही प्यारा प्यार अर्जुन और निशा मेहरा में ज़रूर दिखेगा। उस समय अर्जुन की स्थिति आज की तरह सामान्य परिवारों की तरह अच्छी नहीं थी। जब निशा मेहरा ने कहा कि अर्जुन उनके मंगेतर हैं, तो कई लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके और यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि क्या निशा मेहरा मजाक कर रही हैं, या फिर वह जो ढाल ढूंढने में माहिर है। लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा और उन्होंने कभी कभी इंस्टाग्राम पर समूह तस्वीरें भी पोस्ट की, और हर बार जब निशा मेहरा ने भोजन पोस्ट किया जो अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए पकाया था, तो सभी ने मूल रूप से कुत्ते के भोजन को पेट भरकर खाया। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों अभी भावुक प्रेम के दौर में हैं और 2 महीने बाद वे मूलतः सामान्य हो जाएंगे। लेकिन कल रात जब निशा मेहरा क्लास में घूमने आई तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दोनों की प्यारी जिंदगी की कहानी शेयर की। और इन दोनों लोगों ने जून से ही अपने रिश्ते की घोषणा कर दी है, और अब नवंबर से अब तक लगभग आधा साल हो गया है। शायद अब ये प्यार नहीं बल्कि आदत बन गई है। सही, रेडिमा ने अपने बगल में बैठे कुणाल की ओर देखा और पूछा, उस समय हमारी कक्षा में किसी को भी आपके और जियाओजी के रिश्ते के बारे में पता नहीं था। हम 2 सप्ताह से भी कम समय से बात कर रहे हैं, इसलिए बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुणाल ने बेबसी से कहा, और अगर वे तीनों मुझे प्रोत्साहित न करते तो मैं राजी न होता। तुम्हें गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए? क्या मैं तुम्हें सर्दियों में पहनने के लिए टोपी दूंगा? यह एक ऐसा आदमी है जिसे प्यार ने चोट पहुंचाई है, फाल्गुनी शाह ने दृढ़ता से कहा। कुणाल ने उसे एक खाली नज़र से देखा और फिर चेनबो से कहा, मैं किसी की निंदा या बुराई नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप भाग्यशाली हैं कि आप उस समय उसके साथ नहीं थे, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि जब वह मुझसे डेटिंग कर रही थी तो वह एक ही समय में 3 पुरुषों से डेटिंग कर रही थी। लानत है। अर्जुन ने खरबूजों से भरा चेहरा दिखाया, यहाँ तक कि उसे और जोरावर को भी इसके बारे में पता नहीं था। सचमुच वह उस तरह की महिला नहीं दिखती। चेनबो को यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल में जियाओजी एक ऐसी ही मासूम और मासूम लड़की थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? इसीलिए तो मैंने प्यार की असली परीक्षा ली है। मैं एक ताकतवर सितारा बनने के लिए दृढ़ हूँ। अपने करियर में सफल होने के बाद मैं सही व्यक्ति से मिलूंगी और एक परिवार बसाऊंगी। कुणाल ने इसका इंतजार किया और फिर निशा मेहरा को अर्जुन के मुंह के कोनों को पोंछते हुए देखा और भावशून्यता से कहा, कुत्तों की इस जोड़ी की तरह उनकी आंखें एक दूसरे की तरह हैं और वे बहुत अमीर हैं। पैसे से प्यार को नहीं मापा जा सकता। निशा मेहरा ने सुधारा, प्यार आपको अनजाने में ही मिलेगा। जब तक आप इसे पकड़ेंगे तब तक आपको खुशी भी मिलेगी। सफल करियर के बाद ही आपको प्यार मिलना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। यही तो आप जैसा व्यक्ति सोचता है जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। कुणाल ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी प्यार में विश्वास करता। असल वजह यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी कोशिशों से ही लड़ सकता हूँ। जोरावर मुस्कुराया और बोला, निशा मेहरा, तुम्हारी शुरुआती बात हम सबसे ऊंची है, इसलिए तुम्हारी सोच हमसे अलग है। हमारे लिए अगर हम एक दूसरे को भौतिक जीवन भी नहीं दे सकते तो हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? प्यार नहीं। अगर आप सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप भी अपनी मनचाही भौतिक जिंदगी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ अपने पुरुषों के योगदान पर निर्भर रहें। इस समाज में कई मजबूत महिलाएं हैं, ठीक है। निशा मेहरा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसी किसी बात से इनकार किया। क्या महिलाओं का पालन पोषण पुरुषों द्वारा ही किया जाना चाहिए? नहीं। निशा मेहरा के दिल में 2 लोगों की मेहनत सबसे प्यारी और सबसे खुशी देने वाली है। हाँ,
निशा मेहरा सही कह रही है। रेडिमा ने सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, औरतों के बारे में ज्यादा मत सोचो। हम भी अपनी मेहनत से पैसा कमा लेंगे और हमें पैसे के लिए तुम मर्दों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, बेशक मैंने आपको कड़ी मेहनत करने वाली महिलाओं से इनकार नहीं किया, बात सिर्फ इतनी है कि कुछ महिलाएं ऐसी ही होती हैं। कुणाल ने हाथ फैलाकर कहा, न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी आलसी होते हैं और महिलाओं पर निर्भर रहते हैं। इस घटना में कई अच्छी बातें हैं। ये विचार सिर्फ मेरे अपने हैं। मुझे लगता है कि भौतिक जीवन जीने के बाद मैं अपने दिल में प्यार को बेहतर ढंग से पा सकता हूँ। जोरावर ने भी यही कहा, हम भी साथ मिलकर कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़की मिलना वाकई मुश्किल है। बेशक, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई लड़की है तो प्लीज़ उसे जल्द से जल्द मुझसे मिलवाना। जब तुम उसे पालोगे तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। फाल्गुनी शाह ने मजाक में कहा, अगर फास्ट एंड फ्यूरियस रिलीज हो गई तो आप बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। एक बार जब आप अपने रिश्ते की घोषणा कर देंगे तो आपके प्रशंसकों की संख्या कम हो सकती है। ये बात कहते हुए फाल्गुनी शाह ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, इसके अलावा बॉस शायद आपको इस रिश्ते की घोषणा करने की अनुमति नहीं देंगे। अरे, मुझ पर आरोप मत लगाओ। अर्जुन ने कहा, मैं इतना सख्त नहीं हूँ। आप सभी जानते हैं कि अगर आपको सचमुच अपने दिल में सच्चा प्यार मिल जाए तो आप जो चाहें कर सकते हैं, बशर्ते आप कोई परेशानी न पैदा करें। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने काम के बारे में बात करता हूँ, न कि चरित्र डिजाइनों को बड़ा चढ़ाकर बताकर पैसा कमाता हूँ। जब तक आप कुछ भी अपमानजनक नहीं करते हैं, मैं आमतौर पर आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा, चिंता मत करें। चेन बो ने दबी हुई आवाज में कहा, बॉस, क्या कंपनी इसके बाद कोई गर्लफ्रेंड देगी? मुझे निशा मेहरा जैसी सशक्त महिला चाहिए। शुक्रिया। कुणाल ने सबसे पहले हाथ उठाया। जोरावर ने पूछा, निशा मेहरा, क्या आपके परिवार में कोई चचेरा भाई या मौसेरा भाई नहीं है? मैं आपको मिलवा दूं, हो सकता है कि भविष्य में हम रिश्तेदार बन जाएं और रिश्ता और भी गहरा हो जाए। उन सभी में मिस कियांजिन जैसा गुस्सा है। हा हा हा। निशा मेहरा ने मजाक किया। निशा मेहरा को अपने मित्रों के समूह में शामिल होते देख अर्जुन की आंखें कोमलता से भर आईं। केवल प्यार बांटेंगे। मैं चाहता हूं कि दुनिया भर के लोग ये जाने कि यह मेरा प्रिय टीए है। चूंकि अगले दिन फिल्मांकन रात में था, इसलिए सभी ने सुबह अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। अर्जुन निशा मेहरा को कंपनी तक ले गए। कंपनी में पहुंचने के बाद अर्जुन की मुलाकात अन्ना से हुई। अन्ना सचमुच बहुत असहाय थी। उसने ऐसा बेईमान व्यक्ति कभी नहीं देखा था। ड्रोन की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसे पहले ही अर्जुन के पास वापस भेज दिया गया था, लेकिन अर्जुन ने ड्रोन को पर्याप्त ऊर्जा नहीं दी और इसके बजाय कुछ फिल्में शूट करने चला गया। मिस निशा मेहरा, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकती। बॉस ने मुझे खुद आने को कहा है। इना ने अपनी दुखती कनपटी पर हाथ फेरते हुए वजह बताई। अर्जुन ने उदास चेहरे से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मोबाइल फ़ोन चलाना सीखना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी ब्लैकलिस्ट की जांच करनी चाहिए कि क्या आपने मुझे ब्लॉक किया है। अन्ना का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था। अगर अर्जुन ने उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया होता तो क्या उसे यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती? क्या अर्जुन को नहीं पता कि यहाँ एक बार आने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ता है? अभी उसके आसपास बहुत से लोग हैं जो उसे घूर रहे हैं और उसे मेहरा ग्रुप से आधा कदम भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ओह, क्या ये है? अर्जुन ने कंधे उचका दिए। सच कहूं तो वह भूल गया। हो सकता है कि यह पहले से ही ब्लॉक किया गया हो, लेकिन उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि यह सिर्फ अजीब कॉलों को स्वचालित रूप से रोकने के कारण हुआ था। वरिष्ठ युवा स्वामी, क्या आप कृपया मुझे इस मामले पर कुछ विचार दे सकते हैं? हम वास्तव में अब आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भाड़े का समूह क्या कर रहा है? अन्ना ने असहाय होकर कहा, हमें वास्तव में ड्रोन की आवश्यकता है और हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। पहली बार जब आपको ड्रोन प्राप्त हो तो आपको तुरंत उनकी ऊर्जा पुनः भर देनी चाहिए और फिर उन्हें स्वचालित रूप से और सचेत रूप से बेस पर वापस उड़ने देना चाहिए, बजाय इसके कि वे बिना कुछ कहे गायब हो जाएं। अर्जुन ने निशा मेहरा का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित कार्यालय भेज दिया, फिर अन्ना की ओर देखने लगा जो उसके पीछे आ रही थी। अर्जुन की निगाहों के सामने अन्ना को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहें। ये तो कहा ही जा सकता है कि अर्जुन की आंखें बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी आंखें उन्हें रसातल जैसा एहसास देती हैं। लगता है तुमने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, अर्जुन ने कहा। जैसे ही हमें ड्रोन मिलेगा, पैसा तुरंत आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपके खाते को अस्वीकार नहीं कर सकते।
अन्ना ने क्या सोचा कि अर्जुन ने ड्रोन को वापस नहीं जाने दिया क्योंकि पैसा नहीं आया था। एक यार्ड का मालिक है, अर्जुन ने कहा। निश्चित रूप से वह जानता था कि मृत्यु देवता भाड़े के समूह किसके हाथों में समाप्त होगा, और वह ये भी जानता था कि मेरे चाचा निश्चित रूप से उसे मृत्यु देवता भाड़े के समूह को संभालने देंगे, क्योंकि अब अर्जुन के पास पहले से ही कार्यभार संभालने की योग्यता थी। बेशक उदय वर्मा को उम्मीद है कि अर्जुन इन परेशानियों को सुलझाने में उनकी मदद कर सकते हैं और फिर उन्हें जल्द से जल्द घर जाने देंगे। लेकिन अर्जुन के लिए जब तक उदय वर्मा उसके द्वारा अर्जित धन वापस कर सकता है, वह अन्ना को मृत्यु भाड़े के समूह से प्राप्त सारा धन वापस कर सकता है। डेथ गॉड मर्सिनरी कोर से पैसे मांगना इस उम्मीद से अधिक है कि मेरे चाचा जल्द से जल्द घर जा सकें। ठीक, कोई समस्या नहीं। अन्ना ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत किसी से पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा। कुछ समय बाद अर्जुन ने भी देखा कि उसके खाते में 9.9 मिलियन नहीं बल्कि 10 बिलियन RMB जमा हो गए हैं। ठीक है, पहले तुम लोग वापस जाओ, जब तुम बेस पर पहुंचोगे तो ड्रोन भी वहां होगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्ना को अब संदेह हो रहा है कि अर्जुन उसके साथ छल कर रहा है, लेकिन सोचने पर पता चला कि उदय वर्मा अर्जुन के चाचा हैं और अर्जुन के मामले की वजह से उदय वर्मा व्यक्तिगत रूप से बारी भी गए थे। इस परिवार की भावनाओं को देखते हुए ऐसा लगता था कि अर्जुन को उदय वर्मा की भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह इन मौत के भाड़े के सैनिकों के प्रति कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण था। या यूं कहें, अर्जुन की धारणा में मृत्यु के भाड़े के सैनिकों ने उसके चाचा को फंसा लिया था। अर्जुन के चेहरे के भाव देखकर यद्यपि अन्ना को कुछ भी समझ नहीं आया, फिर भी वह उसके दिल में कुछ अनुमान लगा सकती थी। अर्जुन के मन में ऐसा ही विचार था, परिवार फिर से एक नहीं हो सकता और उन्हें अलग हुए सालों से ज्यादा हो गए हैं। जिसके पास भी ऐसी चीज होगी उसे नाराजगी होगी। अन्ना व्यंग्यात्मक भाव से मुस्कुराए। अर्जुन को अभी भी बहुत कम जानकारी थी। अगर अर्जुन को पता होता कि क्या हुआ था तो शायद वह उन्हें समझ पाता। अन्ना ने सिर हिलाया, मुड़ी और जाने ही वाली थी, लेकिन वह थोड़ा रुकी, अर्जुन की ओर देखा और बोली, हालांकि हम भाड़े के सैनिक हैं, हम दूत भी हैं और हम हमेशा लू परिवार के सदस्यों का ही अनुसरण करेंगे। अगर एक दिन बॉस मर गया तो शायद आप हमारे बॉस होंगे। ये कहकर अन्ना चले गए। बस इतना ही उसने कहा, बाकी सब तो अर्जुन को धीरे धीरे ही पता चलेगा या अनुभव होगा। अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह समझ नहीं पाया कि अन्ना का क्या मतलब था। मेरे चाचा के लिए मृत्यु भाड़े का समूह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह ज़्यादा परवाह नहीं करते। उनके पास एक प्रणाली है और वे इस प्रणाली का उपयोग अधिक धातु मशीनों के निर्माण के लिए कर सकते हैं, और इसके लिए लोगों को अग्रिम पंक्ति में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्ना के जाने के बाद निशा मेहरा ने अर्जुन की ओर देखा जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, और मुस्कुराते हुए बोली, ज़्यादा मत सोचो, मेरे चाचा का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और तुम उन्हें कोई एक्सीडेंट नहीं होने दोगे, है ना? अर्जुन अपने मन में क्या सोच रहा था, निशा मेहरा वास्तव में उसका कुछ अनुमान लगा सकती थी। ड्रोन हमेशा भाड़े के बेस के पास रहेगा और उदय वर्मा की हर समय सुरक्षा करेगा, इस बात को लेकर निशा मेहरा आश्वस्त हैं। अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों को कभी भी दुर्घटना का शिकार नहीं होने देंगे। अर्जुन ने आह भरी और कहा, मैं इस तरह की चीज़ों को लेकर चिंतित नहीं हूँ। दरअसल मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। मेरे चाचा बहुत शक्तिशाली हैं, स्वाभाविक रूप से उनके पास इससे निपटने का अपना तरीका है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूं कि उन्हें इसके बारे में सोचने से रोक दूं। अर्जुन ने बहुत सारे खूनी नाटक देखे हैं। कुछ लोगों ने अपने पसंदीदा उत्तराधिकारियों को गद्दी पर बिठाने के लिए जानबूझकर आत्महत्या कर ली। अर्जुन नहीं चाहता था कि उसके साथ यह खूनी नाटक घटित हो। तुम सचमुच बहुत सारे टीवी शो देखते हो। निशा मेहरा ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कंप्यूटर चालू किया और मेल बॉक्स में ईमेल पर क्लिक करके उसे पहले पढ़ा। सचिव एनजी उसे हर दिन कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजती थी और फिर वह निर्णय लेने से पहले उन्हें दोबारा पढ़ती थी। अनिका एक दस्तावेज हाथ में लेकर आए। उसने अर्जुन को अपने मोबाइल फ़ोन से खेलते देखा और फिर दस्तावेज निशा मेहरा की मेज पर रख दिया। अजीब बात है, क्या आपको क्रू में से एक बड़े डॉक्टर ललित अय्यर पर नज़र नहीं रखनी चाहिए? आपके पास कंपनी में आने के लिए इतना समय क्यों है? अनिका को पता था कि अर्जुन हाल ही में एक नई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और वह अभी भी खुद निर्देशक और निवेशक थे और वह कई दिनों से निशा मेहरा के साथ कंपनी में नहीं आए थे। आज आपके पास समय कैसे है? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, अर्जुन ने बिना सिर उठाए कहा। अनुपनाम वाला कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। एनजी, अनिका असमंजस में थी और मासूमियत से निशा मेहरा को देख रही थी। निशा मेहरा ने कंधे उचकाकर संकेत दिया कि उन्हें भी नहीं पता।
अनिका ने अपना मजाक उड़ाना जारी नहीं रखा। वह मेरे चाचा के गुस्से के बारे में पहले ही जान चुकी थी। जब तक अर्जुन खुश नहीं था, उसे बस अर्जुन की नज़रों से दूर हो जाना था, क्योंकि उस समय अर्जुन सिर्फ निशा मेहरा की बात ही सुन सकता था। रात शूटिंग के बीच में खिलौना सबमशीन गन लिए खलनायक अनिश्चित दिखाई दिया। उसने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, निर्देशक, क्या आप सचमुच इस कार को उड़ाने वाले हैं? यह एक फरारी 488 है। इसे उतारने में लगभग $500 मिलियन का खर्च आया, तो क्या यह अचानक फट गया? इस फिल्म की निवेश लागत बहुत अधिक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्देशक हमेशा कुछ नए कलाकारों और अभिनेताओं की तलाश करते हैं और किसी बड़े नाम वाले सितारे या अनुभवी अभिनेता की तलाश नहीं करते हैं। पता चला कि सारा पैसा कार पर खर्च हो गया था। अगर नहीं, अर्जुन ने पलटकर पूछा, जल्दी करो, तुम बंदूक से निशाना साध सकते हो। मैं गोलियों की नकल कर सकता हूँ। केवल इसी तरह मैं सबसे वास्तविक दृश्य प्रभाव डाल सकता हूँ। यहाँ अभी भी असली बंदूकें नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे समय नकली खिलौना बंदूकें ही दिखाई जाती हैं और बाकी समय विशेष प्रभाव देखने के लिए होता है। गोलियों के विशेष प्रभाव हमेशा फैंसी विशेष प्रभावों की तुलना में सरल होते हैं। फरारी 488 के बगल में खड़े होकर कुणाल और जोरावर को यह स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगा, और यहाँ तक कि उन्हें लगा कि अर्जुन एक बहुत ही लापरवाह व्यक्ति है। एक स्पोर्ट्स कार जो फट जाती है। जोरावर आमतौर पर किफ़ायती जीवन जीता है, इसलिए वह उसे मनाने से खुद को नहीं रोक सका। निर्देशक, हमें इस तरह कार बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। सभी विशेष प्रभाव ठीक हैं और कार रह सकती है। अर्जुन ने भावशून्यता से कहा, यदि आप फिर से बीप करेंगे तो वे लोग मुझे पैसे वापस कर देगा। तला हुआ ही होगा। कुणाल तुरंत जोर से चिल्लाया, चलो विस्फोट करना शुरू करते हैं। असली फिल्में तो सभी विस्फोटित होती हैं, अन्यथा बॉक्स ऑफिस कैसे विस्फोट कर सकता है ना? जोरावर चुप रहा। बुगाटी वेरॉन अभी भी शानदार थी और अर्जुन ने कार का स्वामित्व भी उनके नाम पर स्थानांतरित कर दिया। बेशक पारिश्रमिक तो खत्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा बहुत लाभांश ही मिलेगा। जोरावर और कुणाल के लिए यह पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि बुगाटी वेरॉन की कीमत करोड़ों में है। इसलिए खलनायक ने अपने दांत पीस लिए और कार पर पंच करने के तुरंत बाद उसने अपनी सबमशीन गन उठाई और फरारी 488 को अपने सामने से भगा दिया। दा सबमशीन गन का थूथन आग की लपटों में फट गया। फरारी 488 के शरीर पर अचानक गोली के गड्ढे दिखाई दिए और सामने की विंडशील्ड भी टूट गई। धीरे धीरे कार में आग लगने लगी। धमाका, पूरी कार कलाई पर फट गई और जोरावर और कुणाल बाहर भागे। उत्तम, अर्जुन सहज लग रहे थे। उनके पास ढेर सारी स्पोर्ट्स कारें हैं। हाल ही में सभी चेक इन उन्हें कारें दे रहे हैं। उन्हें कार खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस फिल्म को बनाने की लागत अर्जुन की कल्पना से परे थी। सबका दिल टूट गया। हालांकि कार उनकी नहीं थी, फिर भी वे इतने भाग्यशाली थे कि क्रू मेंबर के रूप में स्पोर्ट्स कार चला पाए। लगभग एक सप्ताह के बाद अंततः फिल्मांकन समाप्त हो गया। 2 फरारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, कई $1 मिलियन की स्पोर्ट्स कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, तथा कई BMW मोटरसाइकिलें टुकड़े टुकड़े हो गईं। लड़कियों को शायद ज़्यादा परेशानी न हो, क्योंकि वे कार को लेकर तब तक ज़्यादा परेशान नहीं होती जब तक कि आपने उनकी लिपस्टिक मौके पर ही न तोड़ दी हो। तब आप देखेंगे कि एक पागल शेरनी क्या होती है। लड़के अफसोस और व्यथित दिख रहे थे, खासकर जब कार पलट गई और सड़ गई। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कला का एक उत्कृष्ट नमूना जमीन पर गिर गया हो। अर्जुन के चेहरे पर शांति देखिए। कुणाल ने मन ही मन आह भरी। वह अभी भी अर्जुन के स्तर तक नहीं पहुंचा है। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई और बॉस है। जब ये कारें टुकड़े टुकड़े हो गईं तो अर्जुन को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी खुशी थी। जब कुणाल और अन्य लोगों ने देखा कि ये लग्जरी कारें या तो सड़ी हुई थीं या क्षतिग्रस्त थीं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आज तनिष भी मस्ती में शामिल होने आया और पूछा, बूढ़ेलू, तुम उन 4 कोएनिग्सेग्स और सिल्बेस को टक्कर मारने के लिए कब बाहर ले जा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें वह पल देखना बहुत पसंद है जब कार टुकड़ों में बिखर जाती है। तुम मुझे अपनी आंखें खोलने और बड़ा दृश्य देखने क्यों नहीं देते? रेत की मूर्ति, बाहर निकलो। अर्जुन ने आंखें घुमाईं। अधिक से अधिक उसने मिलियन क्लास स्पोर्ट्स कार को बस दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, और मिलियन क्लास स्पोर्ट्स कार बिल्कुल भी नहीं हिली। फिल्म खत्म होने के बाद अर्जुन ने सोचा, इस बार तो उन्होंने ड्रोन से ऑटोमेटिक तरीके से फिल्म की एडिटिंग पूरी कर ली है, और कुछ देर बाद वो फास्ट एंड फ्यूरियस 2 की शूटिंग भी कर सकते हैं। बेशक दूसरे भाग में एक मज़ेदार तुलना की आवश्यकता है। यह अजीब अनुपात। अर्जुन तनिष की ओर देखे बिना नहीं रह सका। आपका लुक कैसा है?
तनिष्क ने दुखी होकर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझ पर हंस रहे हैं। इस भावना से छुटकारा पाओ। अर्जुन एक तरफ गया, स्क्रिप्ट प्रिंट करने लगा और बोला, दूसरे भाग की शूटिंग लगभग आधे महीने में शुरू हो जाएगी। तब तक तुम और लाओ चू मुख्य किरदार होंगे और आयुष सहायक भूमिका में होगा। स्क्रिप्ट वापस ले जाओ और देखो। इतनी तेजी। कुणाल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अभी अभी तो फिल्म की शूटिंग की खुशी से बाहर आए थे और अब उन्हें एक नई फिल्म की तैयारी शुरू करनी है। एक सप्ताह में एक फिल्म खत्म कर दी, आपको क्या लगता है किसमें ये क्षमता है? अर्जुन ने कहा, आप लाओ झांग को फिल्म शार्लोट एनोयंस का नायक दे सकते हैं। मैं उसे इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए ले जाऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपकी फिल्म की शूटिंग करूंगा। कुणाल, ये जादुई भी लगता है। उन्होंने मूल रूप से फिल्म शार्लट एनोयंस के साथ तुरंत हिट होने की योजना बनाई थी, लेकिन वे कई महीनों से मानसिक रूप से परेशान हैं। बस अब उसे तस्वीरें लेने की भी जरूरत नहीं है। कुणाल को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए और बोला, कोई बात नहीं, सब कुछ आपकी व्यवस्था पर निर्भर है। कुणाल को कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वह जानते थे कि फास्ट एंड फ्यूरियस श्रृंखला की फिल्मों में उनके पास बहुत सारी भूमिकाएं थीं, इसलिए उन्हें संसाधनों की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जोरावर कभी भी एक गंभीर नायक नहीं रहा था और कुणाल को भी उम्मीद थी कि जोरावर लोकप्रिय हो जाएगा। जोरावर ने कुणाल के कंधे पर थपथपाया और आभार के ज्यादा शब्द न कहते हुए कहा कि कुछ बातें दिल से कहना अच्छी बात है। आयुष बहुत घबराया हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह घर के कामों के प्रभारी थे और फिर उन्होंने अतिरिक्त कलाकारों के एक समूह के रूप में काम किया। अब जब अर्जुन ने उन्हें किरदार की स्क्रिप्ट दी तो आयुष को थोड़ा डर था कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सब लोग, चलो 2 दिन आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं एक फिल्म सिमुलेशन बनाऊंगा और फिर तुम सब धीरे धीरे उसका अध्ययन कर सकते हो। अर्जुन मुस्कुराया। उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जब तक सिस्टम है, फिल्मांकन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बगल में चिराग नोट्स ले रहा था और अर्जुन के लिए उचित समय का प्रबंध कर रहा था। अब उसे अर्जुन के सभी कार्यसूची के लिए जिम्मेदार होना होगा और अर्जुन को याद दिलाना होगा कि उसे कब क्या करना है। बॉस, परसों आप आयरन मैन की शूटिंग शुरू करेंगे और सभी कलाकार पहले से ही अपनी जगह पर हैं। टीचर पार्थ मेहता ने भी मुझे मैसेज करके कंफर्म किया है, चिराग ने याद दिलाया। इतनी तेजी। अर्जुन एक पल के लिए अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि वह शार्लोट एनोयंस को फिल्माने में सक्षम होंगे। चिराग ने सूखी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अर्जुन को इस तरह के काम और जिंदगी की आदत थी। उसने तनिष्क, कुणाल और जोरावर की तरफ देखा और कहा, लगता है मैं तुम्हारे लिए कोई मैनेजर या असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ। माथा। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं मिला था और उन्होंने पहले तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब अर्जुन की बात सुनकर वे धीरे धीरे व्यस्त होते दिख रहे थे। तनिष्क का काम मूलतः स्वयं बातचीत करना है। कभी कभी चिराग या अनिका उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन अब एजेंट और सहायक ढूंढने का समय आ गया है। ठीक है, तो इसे चिराग पर छोड़ दो। अर्जुन मुस्कुराया। नहीं, कोई समस्या नहीं। चिराग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उसका दिल आंसुओं से भरा था। जब कोई नौकरी नहीं होती तो मैं अच्छी नौकरी पाने की आशा करता हूँ। काम के बाद उसके पास प्यार में पड़ने का भी समय नहीं था। अगले दिन सुबह उठते ही अर्जुन ने सिस्टम प्रॉम्प्ट देखा। डिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भवन जारी कर दिया गया है और मेजबान इसे प्राप्त कर सकते हैं। पता, मैजिक सिटी। क्या बकवास है। अर्जुन टिंग अचानक उठ बैठे। उनका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भरा हुआ था। क्या प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण पूरा हो गया है? मैं जा रहा हूँ। कुआं। निशा मेहरा अर्जुन के शरीर पर आधी लेटी हुई थी, लेकिन अर्जुन अचानक उठ बैठा जिससे उसकी नींद खुल गई। प्रिय, क्या समय हो गया है? निशा मेहरा ने रजाई खींचकर खुद को कसकर लपेट लिया और आलस से पूछा। लगभग 8 बज गए हैं। अर्जुन ने कहा, उठो, मेरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। मैं आखिरकार अंदर जाकर सफिंग कर सकता हूँ। हा हा हा। बात की बात करते हुए अर्जुन खुद को हंसने से नहीं रोक सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भवन, टोनी लू, मैं आ रहा हूँ। निशा मेहरा को पहले तो थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन उसे लगा कि अर्जुन ने उसे बिस्तर से उठा लिया है। वह नींद में और असहाय है, इसलिए उसे अपनी बाहें अर्जुन के गले में डालनी पड़ी और अर्जुन को उसे बाथरूम तक ले जाने देना पड़ा। स्नान के बाद मैंने नाश्ता किया। अर्जुन जल्दी से निशा मेहरा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भवन ले गया। अपने सामने गगनचुंबी इमारतों को देखकर अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। यह इमारत मोडू सेंट्रल बिल्डिंग से पूरे 666 मीटर ऊंची है।
मुंबई की सबसे ऊंची इमारत होने के नाते मुंबई की सेंट्रल बिल्डिंग केवल 632 मीटर ऊंची है। मूलतः मुंबई में 3 ऊंचाइयां थीं, मुंबई सेंट्रल बिल्डिंग जिसकी कुल ऊंचाई 632 मीटर थी, मुंबई ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर जिसकी कुल ऊंचाई 492 मीटर थी, मुंबई जिनमाउ टावर जिसकी कुल ऊंचाई 420.5 मीटर थी। और अब मोडू चौथा सबसे ऊंचा स्थान है। 666 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ यह बिल्डिंग भारत की सबसे ऊंची इमारत भी बन गई है। मत बताओ ये बिल्डिंग तुम्हारी है। निशा मेहरा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सही, अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर निशा मेहरा के चेहरे पर भाव देखा। क्योंकि यह इमारत अचानक मुंबई में दिखाई दी, उन्हें यकीन नहीं था कि निशा मेहरा को इसके बारे में पहले से पता था या नहीं, या वह भी बाकी लोगों की तरह बहुत अजीब महसूस कर रहे थे कि इतनी ऊंची इमारत अचानक क्यों दिखाई दी। अरे बाप रे! निशा मेहरा चौंक गईं और बोली, मैंने कुछ साल पहले इस परियोजना के बारे में सुना था। इसे एक रहस्यमय व्यक्ति के निवेश से स्थापित किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप ही होंगे। माथा, अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ये प्रणाली अद्भुत है। इस तरह से खेलने में सक्षम होना और हर किसी के दिमाग में कुछ यादें जोड़ना। साल पहले वह अभी तक यहाँ नहीं है, लेकिन इससे अर्जुन को समझाने की मेहनत भी बच जाती है, क्योंकि निशा मेहरा को पहले से ही पता था कि यहाँ एक इमारत है, तो वह बस इस वाक्य का पालन कर आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ो और देखो। अर्जुन गाड़ी चलाकर अंदर आया और पार्किंग के प्रवेश द्वार पर इंफ्रारेड स्कैन लगा हुआ था। जल्द ही एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी, बॉस, आपका पुनः स्वागत है। बुद्धिमान, निशा मेहरा हैरान रह गईं। हाँ, अर्जुन आत्मसंतुष्ट था और थोड़ा आक्रामक होने का नाटक कर रहा था। निशा मेहरा ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और गोलू का सिर खुजलाने से खुद को नहीं रोक सकी। वह सचमुच हैरान थी, क्योंकि इस पार्किंग में उसे भी प्रौद्योगिकी का गहरा एहसास हुआ। जैसे ही अर्जुन अंदर आता, आसपास की लाइटें अपने आप चालू हो जातीं। और यहाँ एक भी कार नहीं है। उस समय आपके पास इतना पैसा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या वैज्ञानिक शोध करने वाले लोग वाकई इतने अच्छे होते हैं? वे हर मोड़ पर अरबों खरबों खर्च करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप पैसा खर्च करते समय पलकें भी नहीं झपकाते। निशा मेहरा अब बिल्कुल भी सबसे अमीर महिला नहीं लगती, बल्कि एक छोटी बच्ची लगती हैं जो अभी अभी शहर में आई है और लगातार आश्चर्यचकित और भावुक रहती है। उसे एक खजाना मिल गया। अर्जुन न केवल गीत लिखने और फिल्मांकन में अच्छे हैं, बल्कि एक कुशल वैज्ञानिक भी हैं। ओह, ये बहुत शक्तिशाली नहीं है, ये तो बस इतना सा है। अर्जुन का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। वह निशा मेहरा से हर समय अपनी प्रशंसा सुनकर निश्चित रूप से खुश था। सिल्वर सुपरकार बड़े लिफ्ट में घुस गई और फिर धीरे धीरे ऊपर उठ गई। 8वें पर पारदर्शी दृश्य मोड चालू करें, अर्जुन ने आदेश दिया। ठीक है बॉस, एक यांत्रिक ध्वनि हुई और फिर आसपास का वातावरण पारदर्शी हो गया, यहाँ तक कि अर्जुन की कार भी वैसी ही हो गई। निशा मेहरा अचंभित रह गई। उसे केवल यह महसूस हुआ कि वह तेजी से ऊपर उठ रही है और वह अभी भी हवा में थी। लू, अर्जुन, निशा मेहरा थोड़ी घबराई हुई थी। उनके बाएं हाथ ने अर्जुन की बांह को कसकर पकड़ रखा था। म्याऊं, मैं बिल्ली का गला घोंटने वाला हूँ। गोलू ने हताश होकर संघर्ष किया और पागलों की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगा। निशा मेहरा ने अपने बाएं हाथ से अर्जुन की बांह पर चुटकी काटी, लेकिन उनका दाहिना हाथ उसके सिर पर चुटकी काट रहा था। ये तो बस एक बिल्ली है, चाहे इसे कितना भी नुकसान क्यों न सहना पड़े। अरे बाप रे! अचानक निशा मेहरा ने गोलू की बात सुन ली और वह इतना डर गया कि उसने गोलू को बाहर फेंक दिया। टकराना! गोलू का मांसल शरीर कार की खिड़की से टकराकर नीचे गिर गया। म्याऊं, मदद करो, बिल्ली को खिलाने वाला उपकरण बिल्ली को मार देगा। गोलू के साथ बहुत अन्याय हुआ था। शुरुआत में निशा मेहरा उसके प्रति बहुत नर्म थी, अब वह इतना हिंसक क्यों है? लू, अर्जुन, गेंद तो बहुत अच्छी बन गई है। निशा मेहरा के चेहरे पर घबराहट थी और वह इतनी डरी हुई थी कि उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। निशा मेहरा को देखकर अर्जुन सचमुच डर गए और फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शनिवार को व्यूइंग मोड बंद करने को कहा। डरो मत, मैंने इसके लिए एक ध्वनि प्रणाली बनाई है ताकि यह लोगों से संवाद कर सके। मैं पहले भी इससे इसी तरह बात करता था। अर्जुन बहुत शांत था, उसने तुरंत बहाना ढूंढ लिया। इस तरह गोलू परिवार के सदस्यों से भी संवाद कर सकता है। अरे, इस चेक इन और पंच इन प्रणाली का नाम बदलकर चेक इन प्रौद्योगिकी प्रणाली कर दिया गया है। अद्यतन उन्नत कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। वास्तव में निशा मेहरा थोड़ी अनिश्चित थी, खूबसूरत पानी भरी आंखों से गोलू को देख रही थी। म्याऊं, नकली! गोलू इतना क्रोधित हुआ कि वह चिल्लाया।
अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर चुटकी ली और ठंडे स्वर में कहा, वहां लोगों को मत डराओ, वरना मैं तुम्हें भी गड्ढे में फेंक दूंगा। गोलू ने दुख से म्याऊं किया और फिर खुद ही कार से बाहर भाग गई। शुक्रवार, जल्दी करो और मिस्टर कैट के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना ले आओ। मुझे अबालोन, सूखी छोटी मछली, कटा हुआ स्क्विड, किंग केकड़े का मांस, सूखा बीफ चाहिए। गोलू लगातार म्याऊं म्याऊं करता हुआ लिफ्ट से बाहर चला गया। माफ कीजिए, दुर्भाग्यवश इस समय यहाँ भोजन उपलब्ध नहीं है। मशीन बुद्धिमान फ्राइडे ने उत्तर दिया। निशा मेहरा ने धीरे धीरे उसके सामने हकीकत को स्वीकार कर लिया है और पूछा, फ्राइडे क्या तुम्हारी स्मार्ट हाउसकीपर नहीं है? इसे ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में 8वां दिन भी हो, ताकि आपको सप्ताह में 7 दिन काम न करना पड़े और आपके पास मेरे साथ समय बिताने के लिए कोई दिन भी खाली न हो। अर्जुन ने गंभीर चेहरे के साथ निशा मेहरा को कोमलता और स्नेह से देखा। ये सुनकर निशा मेहरा का दिल पिघल गया। प्रिय, मुझे माफ करना। निशा मेहरा ने हाथ बढ़ाकर अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें माफी से भरी थीं। दरअसल वह हाल ही में काम में व्यस्त रही हैं। हालांकि अर्जुन उसके साथ रहता था, लेकिन उसके पास अर्जुन के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इसके बजाय अर्जुन हमेशा अपना समय कुर्बान करता रहता था। निशा मेहरा इस प्यार को महसूस कर सकती हैं।